नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी सीरीज में हमारा 7वां लेक्चर है और आज के इस डिस्कशन में हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार देखने जा रहे हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके 1 से 2 सवाल प्रीलिम्स में आते हैं और एक सवाल आपका यहाँ से मेंस में भी आता है। अब आप शॉर्ट्स नोट पढ़ के या घटना चक्र पढ़ के प्रीलिम्स का सवाल तो आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेंस के सवाल में दिक्कत आती है करने में। तो कुल मिला के कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जितना टॉपिक ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी है उतना ही टॉपिक या मेंस के लिए भी जरूरी है। तो सबसे पहले एक बेसिक सी डेफिनेशन जान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। दरअसल ऐसे अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त हैं और राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। कहने का मतलब कि एक साइड अगर हम यहाँ पर नागरिक रख रहे हैं और एक साइड राज्य रख रहे हैं, तो ऐसे कौन से अधिकार हैं जिन पर राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मतलब ये अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। तो ये कुल मिला के फंडामेंटल राइट्स हैं। और कौन कौन से अधिकार हैं वो आपके भाग 3 संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में शामिल किए गए हैं। और इसमें कई तरीके के अधिकार आते हैं, चाहे वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार हो और चाहे आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो। खैर वो सारी चीज़ें तो हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके फंडामेंटल राइट्स को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणी है? देखो, पहली जो श्रेणी है उसमें आपका समता का अधिकार है, यानी आपके 4 ऐसे अनुच्छेद हैं जो बताते हैं कि व्यक्ति को हर जगह बराबरी का अधिकार होगा। समता का मतलब समानता का अधिकार होगा, और ये अनुच्छेद आपके 14 से 18 तक हैं। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा, और ये अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। इसी प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त हैं, और ये आपके प्राप्त हैं 23 से 24 के बीच में। इसी प्रकार आगे हम जब बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, चौथा कौन सा है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये अधिकार आपको प्राप्त है 25 से 28 के बीच में। और पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कुछ प्राप्त है, संस्कृति और शिक्षा, और ये अधिकार आपको प्राप्त है 29 से 30 के बीच में। और एक अधिकार है जो कि मूल अधिकार का मूल अधिकार है। इसको हम जब इस आर्टिकल पर आएंगे तब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मान के चलिए कि संवैधानिक उपचारों का भी एक अधिकार है, और यह अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में मेंशन है। तो अब आपके सामने एक यहाँ पर सोचने वाली बात जो आती है वो ये आती है कि भाई सर सारे अनुच्छेद तो आपने लिख दिए, लेकिन आपने बीच में 31 को गायब कर दिया। तो दरअसल जो 31 आर्टिकल है उसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, यानी आपकी जो प्रॉपर्टी, आपके पास खेत हैं, आपके पास घर है, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है और राज्य इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन समय के साथ चीज़ें ऐसी घटती हैं और इस तरीके से परिवर्तन होते हैं कि वो संपत्ति का अधिकार जो यहाँ पर शामिल था आर्टिकल 31 वो हटा दिया जाता है। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम 31 पर आएंगे। तो कुल मिला के अभी 6 श्रेणियां हैं जहां मूल अधिकारों को विभाजित किया जाता है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी तो यही हो जाता है कि आप इन श्रेणियों को याद रखें। क्यों? क्योंकि आपका यूपीएससी का 2019 और शायद 2000 आगे भी 22 या 23 के पेपर में सीधा सीधा पूछा गया था किस अनुच्छेद में समता का अधिकार शामिल है। तब वहां पर ये सारे अनुच्छेद लिखे हुए थे कि 14 से 18, 19 से 20, 19 से 22। तो फिर वहां कंफ्यूजन होती है कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में। तो सबसे ज़्यादा जरूरी तो आपके लिए ये हो जाता है। तो आप फिलहाल इस वर्गीकरण को मोटा मोटा ध्यान रखना है। और अब हम चलते हैं आर्टिकल 12 से शुरू करते हैं। थोड़ी सी क्लास लेंदी हो सकती है, लेकिन हम बहुत अच्छे अच्छे उदाहरणों और सरल भाषा के साथ इस चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ने जाएंगे तो वहाँ लैंग्वेज बहुत क्लिष्ट मिलेगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत बुक की हैं यहाँ पर, बस हम सरल भाषा में उन चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 की बात करेंगे आज हम। ठीक है, तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ लिखी है कि मूल अधिकार क्या है वो मैं बता चुका हूँ। अब संविधान में मूल अधिकारों का जिक्र आपका कहाँ से कहाँ तक मिलता है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दरअसल मैग्ना कार्टा वर्ड आपका यूके की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। 1200 के आसपास नागरिकों के मूल अधिकारों की बात हुई थी, तो वो यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में इन अधिकारों को 1235 शायद ईयर था, और इस ईयर में
मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें नागरिकों के अधिकार बताए गए थे, ये अधिकार हैं आपके। अब भारत में देखिए कितने लेट भारतीयों को ये मूल अधिकार मिले। खैर, तो ये 1235 के उस मैग्ना कार्टा की तरह है, इसलिए इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी नेचर कैसी, इसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो जब इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो ये न्याय योग्य हैं, अर्थात इनके हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में शरण ली जा सकती है। सीधा सा मतलब इसका ये है कि आपके मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, मान के चलो कि आपको बोलने की आज़ादी है और आपका पड़ोसी बोलता है कि तू बोल नहीं सकता है, ठीक है, या पुलिस आपसे बोलती है कि तू बोल नहीं सकता है, या कल को सरकार आपसे बोलती है कि तुम बोल नहीं सकते हो, तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हो। इसी को ही बोलते हैं न्याय योग। योग का मतलब काबिल और न्याय का मतलब न्याय के काबिल। ठीक है, तो न्याय योग इसका ये मतलब है। किसके विरुद्ध? ये सारी चीजें मैंने बता दी कि राज्य के जो मनमाने काम कर रहा है वो राज्य के विरुद्ध है। स्रोत और संरक्षक। स्रोत क्या है? स्रोत दरअसल मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। यूएसए में बिल ऑफ राइट्स प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट किए जाते हैं? आपके सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में प्रेजेंट किए जाते हैं मैग्ना कार्टा के रूप में, जिसे मैग्ना कार्टा भी बोले जाते हैं। लेकिन प्रेरित कहाँ से है? तो बात आती है ये प्रेरित है अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से। ठीक है, और विशेषता है ये असीमित नहीं है, बल्कि राज्य इनमें युक्त निर्बंधन लगाता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। असीमित नहीं है का इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे बोलने की आज़ादी है तो मैं किसी को भी जाके गाली दे सकता हूँ। ठीक है, या मुझे बोलने की आज़ादी है तो मैं पार्लियामेंट के अंदर जाके बोल सकता हूँ, या मुझे बोलने की आज़ादी है तो मैं किसी शादी समारोह में जाके, या मान के चलो कि किसी का घर में कोई त्रेता हो रहा है, 13वीं हो रही है, और आप वहाँ जाके कुछ भी गाने गा रहे हैं हनी सिंह के, तो वो नहीं कर सकते। और इस पर राज्य युक्त निर्बंधन लगाता है। कौन से निर्बंधन किस मूल अधिकार पर लगे हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब बात आती है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। सवाल यहाँ से भी बनते हैं, तो बात ये हम करेंगे अभी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब कि भारत में मूल अधिकार बनने से पहले ऐसे कौन कौन से प्रयास हुए हैं जहां मूल अधिकारों की चर्चा पहले की गई है या मूल अधिकारों के लिए प्रयास किया गया है। तो देखो, सबसे पहला जो प्रयास किया गया है वो सबसे पहला प्रयास किया गया था 1895 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया बिल। ठीक है, अब ये जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, ये प्रारूप आपका प्रस्तुत किया गया था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मूल अधिकारों का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तो प्रश्न आपका सबसे पहले यहीं से बनता है। आपके सामने प्रश्न आएगा और प्रश्न ये आएगा कि मूल अधिकारों का सबसे पहले उल्लेख भारतीय स्तर पर कहाँ मिलता है। ठीक है, या सबसे पहले प्रयास मूल अधिकारों के लिए किसने किया? तो वहां उत्तर आएगा बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले प्रयास किया। और उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिल इंडिया बिल में सबसे पहला उल्लेख मिलता है, जिस प्रारूप को 1895 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद 1928 में आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, और उस नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों का जिक्र था। इसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन होता है। यह अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में होता है? सरदार पटेल की अध्यक्षता में होता है। और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और आर्थिक कार्यक्रम संबंधी भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि 1931 में आपका कराची अधिवेशन हो रहा है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का क्या प्रस्ताव पेश किया गया था? बिल्कुल, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और आर्थिक कार्यक्रम संबंधी प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए थे। फिर इसके बाद 1946 में संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों का संविधान का अभिन्न अंग बनाने का निर्णय लिया, और जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, आपके मूल अधिकार भी लागू हो जाते हैं। तो कुल मिला के 55 साल पहले जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी मूल अधिकारों की, वो भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू होती है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? आगे चलते हैं। अब सवाल यहाँ से भी आते हैं कि मूल अधिकारों के संबंध में किसने क्या कहा है। ठीक है, तो देखो, ये स्टेटमेंट तो आप हमेशा पढ़ते ही आए होंगे कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जब भी आप मूल अधिकारों संबंधी मेंस का उत्तर लिख रहे हैं तो उसमें भी आप लिखेंगे भूमिका या निष्कर्ष में आप ये लाइन जरूर कोट करेंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ओके, इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि मौलिक अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। ठीक है,
देखो, अब ये टीचर थे, आपको भी पता है, ठीक है, इनकी याद में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, ये चीज़ आपको पता है। तो अब जो शिक्षक होता है वो बहुत सभ्य होता है, बहुत सभ्य विश्व बनाने की कोशिश करता है। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला है, तो आप इनके व्यवसाय से जोड़कर इस चीज़ को याद कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी देखो ये क्या लाइन है, मौलिक अधिकार संविधान का स्थायी और अनिवार्य अंग होना चाहिए, जो तीसरी स्टेटमेंट की जिससे मैं बात कर रहा हूँ, इसमें देखो क्या इम्फेसाइज किया गया है, दबाव डाला गया है कि होने चाहिए अनिवार्य अंग, आप इसको हटा नहीं सकते हैं। तो ये बात कौन बोल सकता है भाई, उस टाइम का जो प्रधानमंत्री होगा वही बोल सकता है, और प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ये तीन चीज़ें, तीन स्टेटमेंट आप याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ शामिल किया है। तो ये देखो, ये बैकग्राउंड हो गया सारा अभी तक कि भाई मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार का उद्भव कब हुआ, और मूल अधिकार के बारे में जो जो बातें की गई हैं। अब हम मूल अधिकार के पहले अनुच्छेद की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 12 है, राज्य की परिभाषा दी गई है। तो ये अनुच्छेद, और अनुच्छेद में क्या कहा गया है, तो जैसे ये हेडिंग लिखी है ना, तो कम से कम आप ये हेडिंग जरूर याद रखना। हेडिंग के अंदर जो चीज़ें हैं भले ही आप थोड़ा बहुत भूल जाना, लेकिन हेडिंग जरूर याद रखना आप, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 क्या बोलता है, अनुच्छेद 12 बताता है राज्य की परिभाषा। तो देखो भाई, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो सब के सब राज्य की परिभाषा में आएंगी। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं प्लस ऐसी संस्थाएं जिनको सरकारी काम सौंपा गया है, सरकारी काम सौंपा गया है, ये सारी आपकी राज्य की परिभाषा में आती हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा, अब आपके सामने एक दूसरा सवाल है कि क्या कोर्ट्स, न्यायपालिकाएं आपकी राज्य की परिभाषा में आती हैं। सोचो, अगर कोर्ट बोलता है कि रात 12 बजे के बाद सांस नहीं लेना है, तो क्या है ये राज्य की परिभाषा में आएंगी। तो देखो, कोर्ट के बारे में कोर्ट ने खुद ही बोला है, और रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में बोला है, ठीक है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि उच्चतम न्यायालय ने पुष्टि की है कि क्या, कि अनुच्छेद 12 विशेष रूप से न्यायपालिका को परिभाषित नहीं करता है। तो आपके सामने अगर प्रश्न आता है कि ये 4 ऑप्शन लिखे हैं और इसके बीच में आपका न्यायपालिका भी लिखा है, तो आप न्यायपालिका को काट देंगे, क्योंकि अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अंतर्गत न्यायपालिका नहीं आता, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने अभी तक समझाने की कोशिश की, उसका समझाने का सीधा सा मतलब ये था कि ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जिनके विरुद्ध राज्य जाके बोल सकता है, सॉरी, जिनके विरुद्ध इंसान, हम जैसे लोग जाके बोल सकते हैं कि इसने मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन किया है और इसको सजा दो, ठीक है। चूंकि अब आपको जेल होती है, मान के चलो जेल हो रही है, और आपको सलाखों के पीछे या सलाखों के पीछे आपको डाला जा रहा है। अब एक तरीके से ये मूल अधिकारों का उल्लंघन है कि नहीं है या नहीं है, मूल अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका, हाई कोर्ट या आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैसला कौन देता है, फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही देती है ना कि आपको जेल में डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको जेल में डाला जा रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार डाला जा रहा है। तो आप किससे बोलेंगे, अब आप जाके किससे बोलेंगे कि मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आप किसी को नहीं बोल सकते। इसीलिए अनुच्छेद 12 में न्यायपालिका नहीं आती है, ठीक है। तो फिर आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि बहुत बेगुनाह लोग जेल में भरे पड़े हैं, ट्रायल, जिनके ऊपर सिर्फ ट्रायल चल रहा है, विचाराधीन कैदी हैं, 76% कैदी अभी विचाराधीन है। तो इनके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं, तो इसका आंसर है बिल्कुल, इनके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो जब भी मेंस में आपके लिए लिखने के लिए आता है जेल प्रशासन में सुधार की क्या जरूरत है, तो आप वहाँ लिखेंगे भाई 76% हमारे कैदी ऐसे हैं जिन पर ट्रायल चल रहा है, यानी उनके उनके ऊपर आरोप अभी तय तक नहीं हुआ है और वो जेल में बंद है, ठीक है। तो उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। खैर, हमने राज्य की परिभाषा देख ली है, चलते हैं आर्टिकल 13 में। तो आर्टिकल 12 में हमने क्या देखा, स्टेट की परिभाषा। अब आर्टिकल 13 क्या है, 13 क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना कि राज्य कोई ऐसी विधि न बनाए जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो या उल्लंघन हो। तो अब आर्टिकल 13 से ही एक वर्ड जुड़ा हुआ है, न्यायिक पुनर्वलोकन। इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें क्या बोला है आर्टिकल 13 में कि राज्य कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जिससे कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। तो अब यहाँ प्रश्न आता है कि फिर लॉ क्या है, लॉ के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएगी। प्रश्न यहाँ पर यह भी आता है ना कि लॉ के अंतर्गत क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो देखो, इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम
कोई भी ऐसे दिशा निर्देश इत्यादि नहीं बनाए जा सकते हैं जिससे कि इंसान के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अगर सरकार ऐसे दिशा निर्देश, ऐसे कानून नियम बनाती है तो न्यायपालिका उनका पुनरावलोकन कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। रिव्यू का मतलब दोबारा, रिव्यू, री प्लस व्यू, दोबारा देखना, ये दो वर्डों से मिलकर बना है, ठीक है। तो रिव्यू का मतलब कि वो दोबारा देख सकती है। अब जब न्यायपालिका दोबारा देखने आएगी कि क्या इस कानून से नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसी को आप कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन। ये की टर्म्स आपको समझ में आ गया ना, न्याय पुनरावलोकन क्या है। चलिए ठीक है, तो आर्टिकल 13 से ही आपका न्याय पुनरावलोकन शब्द निकल के आता है। तो अब हम फटाफट देखते हैं कि 13 के डिफरेंट डिफरेंट भागों में क्या है। तो 13 में क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 12 बताता है स्टेट क्या है, तो आर्टिकल 13 बताता है कि लॉ क्या है, ठीक है। अब लॉ के बारे में आर्टिकल 13(1) में क्या बताया गया है कि संविधान लागू होने से पूर्व यानी 26 जनवरी 1950 से पहले सभी विधियां, कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो वो शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 13(1) में क्या है, 26 जनवरी 1950 से पहले। आर्टिकल 13(2) में क्या है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो, ठीक है। अगर राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है जो मूल अधिकारों को छीन रहा है तो उसको शून्य कर घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 13(1) और 13(2) में डिफरेंस यही है कि 13(1) बात कर रहा है 26 जनवरी 1950 के पहले, और 13(2) 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है। बात दोनों में एक ही की गई है। फिर बात आती है 13(3) में क्या है। 13(3) में सीधा सा मतलब है कि इस अनुच्छेद में विधि तथा प्रचलित विधि की परिभाषा दी गई है, ठीक है। ऊपर के दो अनुच्छेद में बताया गया है कि कौन कौन से कानून, इसमें बताया है कानून आखिर है क्या। तो देखो, कानून के तहत आपके अध्यादेश आ जाते हैं। अध्यादेश कौन से, आर्टिकल 123 के तहत जो प्रेसिडेंट और आर्टिकल 213 के तहत जो गवर्नर कानून जारी करते हैं। रेगुलेशंस, प्रथाएं और रूढ़ियां, मतलब ऐसी कोई कस्टम्स चली आ रही है। कस्टम्स का मतलब ऐसा कोई है कि जैसे कि मान के चलो कि सेना में होता है, भारतीय सेना में होता है, एक अर्दली पोस्ट होती है, सूबेदार पोस्ट होती है, ऐसे ऐसे छोटी पोस्ट हैं ये दोनों, ठीक है। पहले के टाइम पर क्या होता था कि जो बड़े सैनिक होते, जैसे सैन्य अधिकारी होते थे, मेजर, कैप्टन, ब्रिगेडियर, ये सारे हो गए। अब अर्दली लोग क्या करते थे कि इन बड़े सैन्य अधिकारियों के जूतों की पॉलिश करना, उनके कपड़े धुलना, ये सारे काम करते थे। आप खुद सोचो, ठीक है। अब ये सारी जो चीजें हैं, ये प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, कानून में कहीं लिखी तो नहीं है, लेकिन आप खुद सोचो कि कोई छोटा सैनिक अधिकारी किसी बड़े सैनिक अधिकारी के जूते धुल रहा है, जूते साफ कर रहा है, उसके कपड़े धुल रहा है, तो क्या वो उसकी व्यक्तिगत गरिमा का हनन नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, उसकी व्यक्तिगत गरिमा का हनन हो रहा है। तो अब ये ऐसी जो प्रथाएं चली आ रही हैं, इनको भी शून्य घोषित किया जाएगा, इनको भी विधि माना जाएगा अगर ये मूल अधिकारों को उल्लंघन कर रही हैं। फिर इसके बाद आदेश, सरकार कल को ऐसा कोई आदेश पारित कर दे, जैसे कि हम अब लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो न्यायपालिका इसका पुनरावलोकन कर सकती है। लेकिन चूंकि अभी सरकार ने लॉकडाउन लगाया, वो लॉकडाउन जनता की भलाई के लिए लगाया गया था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उपविधियां, मतलब लॉ से जुड़ी हुई जो दूसरी विधियां हो सकती हैं, नियम्स और नोटिफिकेशन। कल को कोई ऐसी नोटिफिकेशन निकाल दी जाए कि कोई भी इंसान फ़ोन पर बात नहीं कर सकता है, या कोई भी इंसान इंटरनेट तक पहुंच नहीं होगी। तो अनुराधा भसीन केस था जिसमें न्यायपालिका ने बोला कि इंटरनेट भी हमारा मूल अधिकार है। खैर छोड़ो, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब इसी चीज़ से एक चीज़ और जुड़ी हुई है जिसे मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मान के चलो एक छोटी सी चीज़ है कि अभी तक हमने क्या समझा कि कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है उसे सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकता है। यहां तक चीजें समझ में आ गई? हाँ ठीक है, शून्य घोषित कर सकता है। तो क्या कानून में संविधान संशोधन भी आ जाएगा? मान के चलो संविधान संशोधन कर दिया गया, और उस संविधान संशोधन से जो कुछ दिन पहले तक संपत्ति आपका मूल अधिकार होती थी, अब वो मूल अधिकार नहीं है। यानी अब सरकार आपकी संपत्ति ले रही है, ठीक है। सरकार ने आपकी संपत्ति ले ली और अब आप कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि आप वो अब मूल अधिकार नहीं है। लेकिन इसे मूल अधिकार की सूची से हटाया कैसे गया? तो वो हटाया गया संविधान संशोधन करके। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत पेचीदा मामला है। आपका मूल अधिकार कैसे हटाया गया? संविधान का संशोधन करके। तो क्या संविधान संशोधन भी एक कानून है? अगर संविधान संशोधन कानून है तो क्या न्यायपालिका इसको भी शून्य घोषित कर सकती है?
आपको सोचो, अगर आपका फंडामेंटल राइट संविधान संशोधन करके हटा दिया जाता है तो फिर कोई ये भी तो कह सकता है संविधान संशोधन भी एक कानून है और न्यायपालिका इसको भी शून्य कर दे, इसको भी अवैध अवैध मान ले। तो देखो इसी चीज के लिए, इसी चीज जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसी चीज के लिए आपका 24वां संविधान संशोधन 1971 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पेश किया गया था और उसके तहत बोला गया था कि संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं माना जाएगा। ठीक है, और संसद ने क्या लिखा कि अनुच्छेद, एक सेकेंड, तो इंदिरा गांधी की सरकार में ये चीजें बोली गई कि आर्टिकल 13 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका विधि नहीं है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय को देखता, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, हम संविधान संशोधन को विधि नहीं मानते और संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, किंतु वह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर वाली कल मैंने बात की थी प्रस्तावना वाले टॉपिक में कि बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यही है, उसकी मूल भावना नहीं खत्म कर सकती है। मतलब मूल अधिकारों का सीधा सा अर्थ है कि यह व्यक्ति के आज़ादी दे रहा है, प्राकृतिक न्याय प्रदान कर रहा है, तो संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संशोधन करके आप मूल अधिकारों की मूल भावना को नहीं छीन सकती है। तो कुल मिला के आर्टिकल 13(4) में ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, तो हमने आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा पढ़ी और आर्टिकल 13 में कानून की परिभाषा पढ़ी। अब चलते हैं समानता का अधिकार। ये समानता का वही अधिकार है जो शुरुआत में हमने यहाँ पर कैटेगराइज किया था, वर्गीकृत किया था। तो हमने पहला देखा था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 4 आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, 14 से 18। तो हम चलते हैं सबसे पहले 14 पर। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 14 बोलता है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन होगी कि आखिर ये दोनों चीजें क्या है। तो पहली बात तो 14 का सीधा सा मतलब है कि आर्टिकल 14 के तहत बात की गई है कि प्रत्येक इंसान, एवरी मैन, आपका इक्वल है लॉ के सामने। ठीक है, कानून के सामने सभी इंसान बराबर है। तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत इसके साथ जुड़े हुए। पहला क्या, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका सीधा से क्या मतलब है कि एक राज्य सभी व्यक्ति को समान दृष्टि से देखेगा, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगा। और ये सिद्धांत आपका ब्रिटेन के रूल ऑफ लॉ से लिया गया है। ठीक है, 2 चीजें इसमें ध्यान रखनी है। अब इसमें सीधा सा मतलब ये समझो, अंबानी है, अडानी है और आप हो, ये दोनों बहुत अमीर हैं और आप गरीब हो, जो कि एक्चुअल में है। ठीक है, तो अंबानी अडानी भी कानून के सामने वही हैं और आप भी वही हो। ठीक है, तो विधि सबके लिए बराबर है। अब इसी के साथ दूसरा सिद्धांत जुड़ा हुआ है, विधियों का समान संरक्षण। इसका क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका सीधा सा मतलब है अंबानी है, अडानी है, आप हो, आपका दोस्त है, दोस्त का दोस्त है। ठीक है, ये दोनों बहुत अमीर हैं, ये तीनों बहुत गरीब हो, आप तीनों दोस्त। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जब सरकार अंबानी और अडानी के हित में बात करेगी या उनके लिए नियम बनाएगी तो उनके लिए नियम अलग हो सकते हैं, आप तीनों के लिए नियम अलग हो सकते हैं। इसको सीधा सा ये एक इनकम टैक्स वाले फॉर्मूले से समझ सकते हो। देखो, जिनकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, जिनकी इनकम 20 लाख से ज़्यादा है उनको टैक्स और भी ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, जिनकी इनकम 30 लाख से ज़्यादा है उनको सेस और सरचार्ज भी देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जिनकी इनकम 12 लाख से कम है उनको टैक्स अभी के करंट स्थिति के अनुसार नहीं देना पड़ता है। तो अब आप, कोई ये जाके तो नहीं बोलता है ना कि भाई सबसे बराबर टैक्स लो, मेरे से क्यों ज़्यादा ले रहे हो और इनसे कम क्यों ले रहे हो। क्यों? क्योंकि विधियों का समान संरक्षण लागू होगा और यहीं से आपका रिजर्वेशन, आरक्षण जैसी चीज़ें निकल कर आती हैं कि भाई गरीब में कुछ लोगों को पहले से अधिकार मिले हैं तो उनके लिए अलग नियम है, कुछ लोग इस संरचना के सबसे निचले पायदान में रहे और उनको अधिकार नहीं मिल पाए तो उनके लिए अलग कानून होगा, तुम्हारे लिए अलग कानून होगा। तो सीधा सा मतलब यह है कि पहला जो पॉइंट है ये नकारात्मक सेंस में है। नकारात्मक सेंस में क्यों? क्योंकि यह किसी के लिए कोई पॉजिटिव चीज नहीं बोल रहा है, सबके लिए बोल रहा है कि सब बराबर हो। तो इसको हम बोलते हैं ये नकारात्मक सेंस में है। ये कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा एक्शन ले रहा है, जैसे आरक्षण हो गया या कम टैक्स देना हो गया, तो इसको हम बोलते हैं ये सकारात्मक दृष्टिकोण है। 2 चीजें अनुच्छेद 14 में ध्यान रखनी है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता आपकी यूके से ली गई है और विधियों के समान संरक्षण ये बात आपकी यूएसए से निकल कर आती है। ठीक है, तो ये 2 चीजें अनुच्छेद 14 में ध्यान रखनी है।
अब अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद कौन से हैं? देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अनुच्छेद 14 आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कानून के सामने, लॉ के सामने सब बराबर होंगे। तो सब बराबर होंगे तो फिर तो राष्ट्रपति, सांसद, विधायक सब बराबर होने चाहिए। लेकिन एक छोटी सी चीज समझो, अगर राष्ट्रपति को भी बराबर कर दोगे, ठीक है, तो राष्ट्रपति जिसको इतना बड़ा पद मिला है, जो पूरे देश के संचालन के लिए उत्तरदायी है, तो फिर उसके पास कुछ एक्स्ट्रा अधिकार नहीं रहेंगे। ठीक है, मान के चलो कि किसी ने झूठा आरोप लगा दिया, ठीक है, राष्ट्रपति के खिलाफ झूठा आरोप लगा दिया और पुलिस ने बोला कि नहीं, अब तो हम राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं क्योंकि एफआईआर लिखी है, इनसे जांच होगी, पूछताछ होगी। अब पुलिस राष्ट्रपति को लेके जाके 15 दिन के लिए जेल में बैठा दिया। अब राष्ट्रपति को 15 दिन में जेल में बैठा दिया, तो अब संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रपति उसमें साइन नहीं करेगा। अगर वो साइन नहीं करेगा तो 15 दिन के लिए पूरी व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये चीजें संचालित रहें, सही ढंग से चलती रहें, तो इसके लिए कुछ लोगों को एक्स्ट्रा अधिकार दिए गए हैं और यही अधिकार अनुच्छेद 14 के अपवाद बनते हैं। तो सबसे पहला अधिकार कौन सा है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 361 के तहत कुछ अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि राष्ट्रपति के खिलाफ, जब राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में होते हैं तो वो कोई भी निर्णय दें, तो वो अपने निर्णय को लेकर किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही नहीं चालू की जाएगी। वो जब तक पद में है तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और वो कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो उन पर सिविल या क्रिमिनल चार्ज नहीं चलाया जा सकता है। हाँ, अगर कोई मुकदमा चलाया भी जाना है, ठीक है, मान के चलो कि प्रेसिडेंट कोई पर्सनल अफेयर्स के उसमें जुर्म में उनका नाम आता है, तो उस मुकदमे के लिए भी 2 महीने की पहले सूचना देनी पड़ेगी, तभी वो मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके आर्टिकल 361 में लिखी है। और सेम जो चीज़ें मैंने राष्ट्रपति के संदर्भ में समझी है, वही सेम अधिकार राज्यपाल को भी मिले हैं जो राष्ट्रपति को मिले हैं। कुछ विदेशी जितने डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, उनको भी कुछ विशेष अधिकार मिले। सांसद और विधायकों को भी कुछ विशेष अधिकार मिले हैं। ठीक है, आर्टिकल 105 और बाकी के तहत इनको भी अधिकार मिले हैं, जैसे कि सदन में कोई कार्रवाई चल रही है, वहाँ कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए संसद का मतलब सदन में आर्टिकल 105 के तहत, राज्य विधानमंडल के सदस्य जितने विधायक हैं इनको आर्टिकल 194 के तहत, और राष्ट्रपति को आर्टिकल 361, राज्यपाल को आर्टिकल 361 के तहत कुछ विशेषाधिकार मिले हैं। कि जैसे कि मान के चलो कि सदन में अगर उन्होंने कोई बात बोल दी, ठीक है, सदन में उन्होंने बोल दिया कि हम अगले 4 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे, ठीक है, अब कोई जाके ये नहीं बोल सकता है कि देखो जी, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम भारत को ऐसा राष्ट्र बना देंगे, और इनको तो सत्ता में आए हुए 12 साल हो गए हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ राष्ट्र बना नहीं है, तो ये झूठ बोलते हैं, इनको जेल में डालो। ऐसा तो नहीं बोल सकता है कोई। तो आर्टिकल 105 के तहत वो कुछ भी बोल सकते हैं सदन में। और भी कई तरीके की इसमें चीज़ें हैं, वो जब हम विशेषाधिकार पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप मोटा मोटा ये समझिए। तो आर्टिकल 14 अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है। तो 14 में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। 14 में कुछ अपवाद हैं, वो भी हमने देख लिए हैं। अब हम चलते हैं आर्टिकल 15 में। देखो, चीज़ें भूलनी नहीं है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? आर्टिकल 12 पढ़ा है। आर्टिकल 12 में हमने क्या पढ़ा था? स्टेट की परिभाषा क्या है, कौन कौन आता है आखिर स्टेट में। 13 में हमने पढ़ा कि लॉ की परिभाषा क्या है और लॉ में क्या क्या आता है। आर्टिकल 14 में पढ़ा कि कानून के समक्ष सब बराबर है, लॉ इक्वल टू बराबर। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं। अब आर्टिकल 15 आता है। आर्टिकल 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी भी नागरिक, ठीक है, राज्य किसी भी नागरिक को लेकर धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि भाई हमारे देश में बहुत जाति के लोग रहते हैं, बहुत धर्म के लोग रहते हैं। तो कल को सरकार ये नहीं बोल सकती है कि भाई तुम हिंदू हो तो तुम्हें हम नौकरी देंगे, और तुम मुस्लिम हो तो हम तुम्हें नौकरी नहीं देंगे, या तुम ठाकुर हो या पंडित हो, बड़ी जात के हो, तो तुम्हें हम ट्रैवल करने का अधिकार देते हैं, लेकिन जो नीची जात के हैं उनके लोगों को अधिकार नहीं देंगे। तो कहने का मतलब है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 15 में बात की गई है। एक दूसरी बात है कि आर्टिकल 15 केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, हम साथ साथ ये भी देखते चलेंगे कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीयों को प्राप्त है और कौन सा अनुच्छेद भारतीयों और विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इसमें भारतीयों को क्यों अकेले दिया गया है कि मान के चलो
मान के चलो कोई पाकिस्तान का आता है बंदा, और पाकिस्तान का बंदा बोलता है कि मुझे तो बोलने की आज़ादी है, मुझे कहीं भी आने जाने का अधिकार है, और वो कैसी किसी संवेदनशील जगह चला जाता है और वहाँ से संवेदनशील भारत की जानकारी जुटाने लगता है, तो उसको तो हम नहीं दे सकते ना, उसके साथ हमें भेदभाव करना पड़ेगा। वो तो नहीं बोल सकता है ना कि तुम नागरिकों के बीच में, जनता के बीच में भेदभाव नहीं करोगे। तो कहने का मतलब है कि वहाँ राज्य भेदभाव कर सकता है, इसीलिए यह अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, पाकिस्तानी सहित किसी भी विदेशी को प्राप्त नहीं है। खैर, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि आर्टिकल 15 के तहत सिर्फ ये 5 ऐसा पैरामीटर्स हैं जिस पे राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा है कि इनमें से किसी एक आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करता है। इनमें से यानी केवल, केवल शब्द लगा है, यानी किसी और आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है। कहने का मतलब, अगर आपका जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन कोई और आधार है, आपके अंदर योग्यता नहीं है, ठीक है, मान के चलो आपके अंदर योग्यता नहीं है और आप ए हो और आपका दोस्त बी है, आप लाते हो 100 नंबर और आपका दोस्त लाता है 110 नंबर, ठीक है, और कट ऑफ गई है 105 नंबर की, तो आपका दोस्त क्वालिफाई होगा, आप नहीं होगे। आप तब ये नहीं बोल सकते हो जाके कि नहीं, कि हमारे साथ भेदभाव मत करो। ठीक है, आप ये बोल सकते हो फॉर्म भरने की जब बारी आएगी, तो फॉर्म भरते टाइम आप बोल सकते हो कि भाई किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, भले ही मैं मुस्लिम हूँ और मेरा दोस्त हिंदू है, लेकिन हम दोनों को फॉर्म भरने का अधिकार है, लेकिन चयन प्रणाली में कट ऑफ के आधार पर ही निर्धारण होगा। खैर, तो आर्टिकल 15 में की गई ये बात। ठीक है, इसके बाद 15(2) में बात की गई सार्वजनिक स्थानों में भेदभाव का निषेध। ठीक है, मतलब कि नागरिकों को राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, और रेस्टोरेंट, होटल, कुएं इत्यादि सार्वजनिक स्थानों के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर किसी भी दुकान, होटल या सार्वजनिक स्थान पर जाने से उसे मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, 15(3) है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई कि भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अब आपने बोला कि भेदभाव नहीं होगा। अब अगर भेदभाव नहीं होगा तो क्या इन औरत और आदमी के लिए समान परिस्थितियां बनाना जरूरी है? अगर भेदभाव नहीं करना है और औरत कमजोर रह गई है, तो क्या उसके लिए कोई सकारात्मक भेदभाव नहीं हो सकता? देखो, यहाँ दो वर्ड समझो। भेदभाव दो तरीके का होता है। भेदभाव, एक तो भेदभाव है कि हम आंख बंद करके भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा भेदभाव क्या होता है कि मान लो ए है, दूसरा बी है, और ए मेल है और बी फीमेल है। ठीक है, अब मेल जो है, मेल लगातार जितने भी पुरुष हैं, पितृसत्तात्मक समाज रहा है हमारा, पितृसत्तात्मक समाज की वजह से और तो सॉरी आदमियों को ज़्यादा अधिकार मिलते आए हैं, ज़्यादा अधिकार मिले हैं, तो वो नौकरियों में, खेती किसानी में, संपत्ति में, हर जगह उनको अधिकार मिले हैं, तो उन वो वर्चस्व है उनका, महिलाओं को वर्चस्व नहीं है। तो सरकार आके धीरे से बोलती है कि अब से जो भी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मिलेगा वो महिलाओं को मिलेगा। उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिलेगा वो मुखिया महिला होगी। पीडीएस अनाज के तहत मुफ्त अनाज महिला के नाम पर राशन कार्ड जारी किया जाएगा। तो अब ये बताओ कि ये क्या भेदभाव, सकारात्मक भेदभाव नहीं है? अगर पुरुषों की तुलना में महिलाओं को थोड़ा सा सशक्तिकरण किया जा रहा है और उस सशक्तिकरण करने के चक्कर में थोड़े से एक्स्ट्रा अधिकार दिए जाते हैं, तो क्या इसको सकारात्मक भेदभाव नहीं कहा जा सकता? तो इसी को ही हम बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन, यानी सकारात्मक भेदभाव। अफर्मेटिव का मतलब कि हम किसी एक वर्ग के उत्थान के लिए नियम बना सकते हैं, और यही नियम बनाए गए हैं आर्टिकल 15(3) के तहत। 15 का सब क्लॉज 3 के तहत किया कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी मातृत्व अवकाश अधिनियम, तो अब आपको पता है कि मातृत्व अवकाश अधिनियम के तहत महिलाओं को 26 हफ्तों का मातृत्व अवकाश मिलता है। मतलब कोई जन्म देने वाली महिला है तो उसको 26 हफ्तों के लिए अवकाश मिलता है। तो कोई पुरुष जाके थोड़ी ना यहाँ पर बोल सकता है कि नहीं, 26 हफ्ते का अवकाश महिला को मिल रहा है, इसलिए 26 हफ्ते का अवकाश मुझे भी चाहिए, भले ही मैं माँ बन सकूँ या ना बन सकूँ। तो यही चीज़ है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। फिर इसके बाद समाज के कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जिनके साथ लगातार भेदभाव होता आया है, SC ST और इकोनॉमिकल रूप से जितने बैकवर्ड क्लास हो गए, तो इनके साथ भेदभाव आता है। तो राज्य कहता है कि इनके उत्थान के लिए भी राज्य सरकार, संविधान कहता है कि इनके उत्थान के लिए भी राज्य सरकार नियम बना सकती हैं। तो ये आर्टिकल 15(4) में कहा गया है। 15(5) में क्या कहा गया है कि भाई बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान हैं कि जहाँ
गरीब वर्ग को, SC ST को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि ना तो उनके पास उतने फीस देने के लिए पैसे हैं, और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम वो लोग करा रहे हैं शिक्षण संस्थान में, तो उसको भी क्रैक करने के लिए पहले से नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, इस शिक्षण संस्थान में वो अगर 3 से 4 साल पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि उनका मानसिक विकास हो जाए और आगे के लिए वो रोजगार और इन बाकी चीज़ों के काबिल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 93 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रोविज़न को 15(5) को जोड़ा गया था, और इसके तहत व्यवस्था की गई थी कि सरकारी शिक्षण संस्थान हो गए, सरकारी स्कूल, और निजी निजी भले ही कोई सा स्कूल हो, प्राइवेट हो, कल को अगर आप स्कूल खोल लेते हो और आप अपना स्कूल पंजीकृत करा लेते हो तो आपको भी 25% सीटें SC ST और बाकी OBC इन सब के लिए आरक्षित करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि यह प्रावधान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होता है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कि मान लो किसी ईसाइयों ने अपना मिशनरी स्कूल खोला, या मुस्लिम समुदाय ने अपना मान के चलो कि अपना स्कूल खोलते हैं, ठीक है, तो इनके स्कूलों में आप नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पर भी रिजर्वेशन दो। ठीक है, तो ये अपवाद है, और अपवाद को मैंने अलग कलर से मेंशन करने की कोशिश की है क्योंकि सवाल यहीं से बनते हैं। हाल ही में 2019 में भी इस तरीके से 103वां संविधान संशोधन किया गया था, और इस संविधान संशोधन के तहत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण की बात की गई थी, और 15(6) जोड़ के बोला गया था कि भाई जो पिछड़े, इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसको 10% आरक्षण मिलना चाहिए शैक्षणिक संस्थानों में। तो ये सारी बात हो गई। आर्टिकल 15 में क्या लिखा है ये सारी चीज़ें हमने समझी। अब हम चलते हैं आर्टिकल 16 की तरफ। तो एक बार चीज़ें फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं? पढ़ते आए कि 12 के तहत हमारा स्टेट की डेफिनेशन क्या है, आर्टिकल 13 के तहत लॉ कानून की परिभाषा क्या है, आर्टिकल 14 के तहत लॉ के समक्ष सब बराबर हैं, और आर्टिकल 15 के तहत हमने देखा था राज्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन महिलाओं के लिए आर्टिकल इस तरीके से, और फिर लगातार आर्टिकल 5 तक महिलाओं, बच्चों के लिए, SC ST के लिए और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आर्टिकल 15 में देखी थी। अब हम आते हैं आर्टिकल 16 की तरफ। ठीक है, आर्टिकल 16 में क्या कहा गया? आर्टिकल 16 में कहा गया लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन के मतलब कि क्या है कि जितना भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर अवसर की समता, यहाँ सबको बराबर मौके मिलेंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने आर्टिकल 15 में देखा था धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान और निवास, ठीक है, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हमने एक चीज जो मैंने ये गोला लगाया, ये चीज देखो, अनुच्छेद 15 में निवास का उल्लेख नहीं है, जबकि अनुच्छेद 16 में यह शामिल है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 के तहत निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन 16 के तहत निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी जब आप केंद्र सरकार का UPSC का फॉर्म भर रहे होगे तो सरकार आपसे ये नहीं बोल सकती कि भाई तुम पंजाब में रहते हो इसलिए तुम UPSC का फॉर्म नहीं भर सकते हो। लेकिन आर्टिकल 15 के तहत किसी शिक्षण संस्थान है, मान के चलो कि दिल्ली में कोई निजी स्कूल खुला है, तो दिल्ली में आके दूसरे राज्य का अनुसूचित जाति का बच्चा ये नहीं बोल सकता है कि मुझे इसमें रिजर्वेशन दो। या मान के चलो कि आपका हरियाणा में कोई स्कूल है, हरियाणा में किसी ने निजी स्कूल खोला, तो वहाँ पर बिहार का कोई बच्चा अनुसूचित जाति का ये नहीं बोल सकता कि नहीं मुझे यहाँ पर एडमिशन दो। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15(4) में ये चीज़ लिखी है। तो तब उस स्थिति में स्कूल वो मना कर सकता है कि नहीं भाई, हमारे हरियाणा राज्य में जितने SC कैटेगरी के हैं लोग, ST कैटेगरी के जितने लोग हैं, या जितना इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, हम उसको एडमिशन देंगे, आपको नहीं देंगे। तो निवास शब्द वहाँ इसलिए नहीं शामिल है, यानी निवास के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है, लेकिन पब्लिक सेवाओं में जितनी आपकी गवर्नमेंट जॉब है उसमें निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 16(2) में ये चीज़ लिखी है। लेकिन फिर यहाँ पर वो बात आ जाती है कि मूल अधिकारों, जो कि भारत का स्वरूप है कल्याणकारी राज्य का, तो भारत सभी का कल्याण करेगा, सभी को बराबर मौके देगा। ऐतिहासिक रूप से SC ST कैटेगरी के साथ भेदभाव होता है, OBC के साथ भी भेदभाव होता है, तो इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आगे इन्हीं सब चीज़ों का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 16(3) में है कि निवास संसद किसी राज्य संघ क्षेत्र के कुछ सेवाओं के लिए निवास संबंधी शर्त निर्धारित कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो केंद्र सरकार की जितनी भी जॉब्स हैं उसमें सरकार ये नहीं बोलेगी कि तुम दूसरे राज्य के हो, तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, इसलिए तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन
जब बात आती है कि हरियाणा सरकार ने कोई रोजगार निकाला और हरियाणा सरकार ने 75% सीटें सिर्फ हरियाणा के निवासियों के लिए फिक्स कर दी, तब आप जाके उसको बोल सकते हो कि आर्टिकल 16 में सीधा सीधा लिखा है कि सरकारी सेवाओं में निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ऐसे में क्या होगा कि संसद ऐसा कानून बना देगी कि ठीक है, हरियाणा निवास संबंधी शर्त को लगा सकता है कि सिर्फ हरियाणा के लोगों को ही हरियाणा में जॉब मिलेगी। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मान के चलो कि किसी राज्य की जनता ऑलरेडी जॉब से डिजर्व कर रही है, लेकिन वो पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, ठीक है, इसलिए उनको जॉब से ज़्यादा मिल नहीं पा रही है। और यूपी बिहार के लोग जो पैदा होते ही लक्ष्मीकांत हाथ में ले लेते हैं, ठीक है, उनको तो बड़े इजीली हरियाणा में जॉब मिल जाएगी। और हरियाणा के लोग तो पढ़ने में उतना मतलब नहीं रहता, वो खेल कूद में आगे रहते हैं। तो फिर तो हरियाणा का जब भी हरियाणा पीसीएस का फॉर्म निकलेगा तो यूपी के लोग सारे क्वालिफाई कर लेंगे, बिहार के लोग क्वालिफाई कर लेंगे, हरियाणा को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हरियाणा जैसे राज्य सरकारी सेवाओं में निवास संबंधी शर्त लगा देते हैं। और ये किस के तहत लगाते हैं? अनुच्छेद 16(3) के तहत। अनुच्छेद 16(3) में लिखा है कि संसद किसी राज्य या संघ क्षेत्र की कुछ सेवाओं के लिए निवास संबंधी शर्त का निर्धारण कर सकती है। ठीक है, तो हम वापस आते हैं कि हाँ, किसी एक वर्ग किसी समुदाय के साथ भेदभाव होता आया है। अब उस भेदभाव को पाटने के लिए 16(4) के तहत आरक्षण दिया गया है। यानी जितना भी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण मिल रहा है, तो इसकी शुरुआत 16(4) के तहत होती है। ठीक है, 16(5) में क्या है कि धार्मिक और सांप्रदायिक संस्थान की जो विशेष धर्म के प्रचार से संबंधित हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि उसी धर्म के लोग को वहां आरक्षित किया जा सकता है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि मान के चलो कि बात अगर ये हो रही हो कि किसी मंदिर में पुजारी की जरूरत है, ठीक है, अब आप ये जाके थोड़ी ना कह सकते हो कि यार नहीं, यहाँ पुजारी मुस्लिम होगा, पुजारी मुस्लिम होगा। या किसी मज़ार में ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ द्विवेदी जी करेंगे, वो क्या बोलते हैं, मौलवी का रूप निर्धारित हम, ठीक है, मौलवी के रूप में द्विवेदी जी रहेंगे। ये तो चीज़ नहीं बोली जा सकती ना। तो आर्टिकल 16(5) में बोला गया है कि अगर कोई धार्मिक संप्रदाय से संबंधित संस्था से संबंधित कोई पद है तो वहां पर उसी धार्मिक समुदाय की नियुक्ति का प्रावधान है, और ये आर्टिकल 16 के तहत उल्लंघन इसको नहीं माना जाएगा। फिर जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि 103वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, तो जैसे आर्टिकल 15(6) के तहत सरकारी संस्थानों में 10% सीटें, शिक्षा संस्थानों में 10% सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित हुई हैं, वैसे 16(6) के तहत 10% रोजगार के पद आपका ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए निर्धारित है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो 16 में आर्टिकल 16 में लिखी गई हैं। तो देखो, ये अनुच्छेद बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ जब तक चीज़ें आप समझोगे नहीं तो मेंस में उत्तर लिखने में दिक्कत आएगी, और आपको प्रीलिम्स में भी सीधे सवाल आते हैं तो दिक्कत आएगी। तो एक बार हम फिर से रिवीजन मारते हैं। 12 में क्या पढ़ा? स्टेट। 13 में क्या पढ़ा था कि लॉ क्या है? 14 में क्या पढ़ा कि लॉ के समक्ष सब बराबर हैं। 15 में क्या पढ़ा कि शिक्षण संस्थानों में सबको बराबर अधिकार मिलेंगे, ठीक है। 16 में क्या पढ़ा? जितनी भी लोक निवेदन है, मतलब पब्लिक जॉब है, पब्लिक जॉब में सबको बराबर जॉब मिलेंगी। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, और जैसे इसके अपवाद हैं वैसे इसके भी कुछ अपवाद हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आगे बात हम करते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करना है। सीधा सा है कि जैसे पहले क्या होता था कि जितने निम्न तबके के, निम्न जातियों के लोग होते हैं तो उनके खिलाफ अनिस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी रहता था कि हम तुम्हें नहीं छुएंगे, तुम निम्न जाति के हो। इसका उन्मूलन करना है, तो ये चीज़ आर्टिकल 17 के तहत की गई है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 17 के तहत की गई है। चलते हैं आगे। आर्टिकल 18 में क्या है? आर्टिकल 18 में बात की गई है कि राज्य सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मान के चलो कि जैसे पहले क्या होता था ना कि पहले के टाइम में होता था चौधरी साहब, ठीक है, आपका राय साहब। अब एक समाज है, मान को 10 लोग बैठे हैं, ठीक है, कोई आया उसने बोला और चौधरी साहब कैसे हो, ठीक है। अब बोलने को तो अभी बोलते हैं, ठीक है, अभी बोलते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही कि राज्य ऐसा नहीं करेगा कि इन 10 में से एक को राज्य ने चौधरी को उपाधि दे दी। अब चौधरी को उपाधि जब राज्य ने दे दी तो बाकी 9 लोगों के तो असमानता फील होने लगी, उन्हें लगने लगा कि हम छोटे हैं, चौधरी साहब तो बड़े हो गए, सरकार ने इनको चौधरी बना दिया है।
तो कहने का मतलब है कि सरकार इस तरीके से कोई भी उपाधि नहीं प्रदान करेगी जिससे कि असमानता बढ़े। तो इसमें लेकिन हालांकि दो उपाधियों के बारे में बोला गया है कि सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियां दी जा सकती हैं, कि जैसे कि कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब, वो चीज़ हो सकती है। तो कुछ उपाधियां हैं, जैसे सेना में उपाधियां क्या मतलब, सेना का सीधा सा मतलब है कि कोई सैनिक, और कर्नल ब्रिगेडियर भी आप मत रखिए, इस चीज़ को ऐसे समझिए, कोई भी सैनिक कोई महान काम कर रहा है, ठीक है, तो उसे कुछ परमवीर चक्र, वीर चक्र, ये सारे चक्र प्रदान किए जाते हैं। तो बेसिकली सीधा सा मतलब है कि मिलिट्री संबंधी उपाधि होगी और शिक्षा संबंधी, कि जैसे किसी को डॉक्टर, प्रोफेसर, पीएचडी, तो ये आपकी उपाधियां हो गई शिक्षा संबंधी। महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, तो ये उपाधियां दी जा सकती हैं, ठीक है, बाकी कोई उपाधि नहीं दी जा सकती हैं। तो इसमें क्या है, सीधा सा शैक्षणिक और सैन्य सम्मान अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते। फिर बात आती है कि आर्टिकल 18(2) में क्या लिखा है। 18(2) में कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं स्वीकार करेगा। आर्टिकल 18(3) में क्या लिखा है कि कोई भी विदेशी नागरिक भारत सरकार के अधीन लाभ और विश्वास का पद धारण करता है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं स्वीकार करेगा। सीधा सा मतलब क्या है कि कोई विदेशी नागरिक, मान लो कोई यूएसए का है, ट्रंप है, और वो ट्रंप भारत सरकार के किसी मंत्रालय में क्लर्क का काम कर रहा है, ठीक है, ट्रंप क्लर्क का काम कर रहा है, और लेकिन यूएसए सरकार को लग रहा है कि ट्रंप को हम नोबेल प्राइज़ देना चाहिए, सॉरी, नोबेल प्राइज़ तो खैर स्वीडन एकेडमी देती है, तो उसने, लेकिन अमेरिका की सरकार को लगा कि हम ट्रंप को कोई महानता का पुरस्कार देते हैं। लेकिन ट्रंप भारत सरकार के किसी डिपार्टमेंट में एक क्लर्क का काम कर रहा है, इस वजह से वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई उपाधि नहीं स्वीकार कर सकता है, ठीक है। सेम चीज़ आर्टिकल 18(4) में लिखा है कि भारत सरकार के अधीन लाभ अथवा विश्वास पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश राज्य से कोई उपहार नहीं, पद नहीं स्वीकार कर सकता है। तो मतलब कोई व्यक्ति है, मान के चलो कल को आप एसडीएम बन गए, तो आप राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश राज्य से कोई भी उपहार, पारिश्रमिक नहीं स्वीकार कर सकते हो, ठीक है। फिर एक चीज और होती है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री भी मिलते हैं। तो क्या ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन है? तो कहते हैं नहीं, ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं है इन्हें, बल्कि ये राष्ट्रीय सम्मान है जो किसी को मोटिवेट रखने के लिए दिए जाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कहा था कि इन जो आपको भारत रत्न, पद्म विभूषण मिल रहा है, तो उसका इस्तेमाल आप सर नेम की तरह नहीं कर सकते हैं। तो मतलब इन सम्मानों का प्रयोग व्यक्ति अपने नाम के पूर्व या पश्चात उपाधि के रूप में नहीं कर सकेगा। जैसे कि कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरा नाम, कोई राम शर्मा नाम का व्यक्ति है, तो वो ये अपना नाम नहीं लिखेगा भारत रत्न राम शर्मा, ठीक है, इस तरीके से नहीं लिख सकता है, तो ये गलत है। हाँ, ये जरूर लिख सकता है राम शर्मा भारत रत्न से सम्मानित, तो ये बेसिकली अंतर। तो आर्टिकल 18 में यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो अभी तक हमने टोटल पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें बात है कि समता का अधिकार क्या क्या है। आर्टिकल 14 से 18 तक चीजें कंप्लीट कर ली हैं। अब हम चलते हैं आर्टिकल 19 से 22, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। थोड़ा अब हम चीजें स्पीड में देखेंगे, तो थोड़ा फोकस होकर सुनिएगा चीजों को। तो आते हैं हम सीधे स्वतंत्रता के अधिकार पर। स्वतंत्रता का अधिकार आपका दिया गया है आर्टिकल 19 से 22 तक। तो इसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। सबसे पहले वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपराधों के संबंध में संरक्षण, 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार शामिल है इसमें, और आर्टिकल 22 गिरफ्तारी होने के संदर्भ में क्या स्वतंत्रताएं हैं हमारे पास। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आर्टिकल 19 की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें चीजें ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 19 जब लागू हुआ था, संविधान जब लागू हुआ था, तो इसमें 7 प्रकार की आपके पास स्वतंत्रताएं थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन, जो हमने पहले बात की थी कि आपका संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, तो वो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में शामिल था, और उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। तो अब कुल मिला के अनुच्छेद 19 में आपके पास 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बची हुई हैं। कौन कौन से स्वतंत्रताएं हैं वो? तो देखो आर्टिकल 19, देखो यहाँ पर एक चीज लिखी है कि आर्टिकल 19 केवल भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो देखा था 15, 16 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। 17 में हमने क्या बात की थी? 17 में हमने बात की थी अनटचेबिलिटी के, और 18 में बात की थी हमने उपाधियों के अंत की। तो ये अधिकार आपके भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। अब यहाँ पर 19 केवल भारतीयों को प्राप्त है। जहां जहां भारतीयों को प्राप्त है इस तरीके से चीजें वहां हाईलाइट करके लिखी गई हैं। तो इसमें आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत ही ए, बी, सी, डी, ई, एफ तो अब है नहीं है, एफ को अबॉलिश कर दिया गया जी।
तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं यहाँ दी गई हैं। सबसे पहली कौन सी है, तो इसको आप एक कहानी की तरह समझिए। कहानी की तरह आपको कैसे समझना है, कि कहानी की तरह आप इसको ऐसे समझिए कि सबसे पहला कि वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि सबसे पहले आपको बोलने की आज़ादी होगी, आप बोल लोगे, बोलने के बाद आप 10 लोगों को बैठा के सभा करोगे। ठीक है, जब आप सभा करेंगे, आप लोगों ने निर्णय लिया कि चलो कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो आप संघ, संगठन या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। फिर संगठन बना लिया आपने, फिर आप सोचोगे कि यार यहाँ पर बिहार में हूँ मैं या उत्तर प्रदेश में हूँ, यहाँ पर तो चीज़ें चलेंगी नहीं, चलते हैं कहीं दूसरी जगह, दिल्ली पंजाब में देखते हैं चल के कि अपना बिजनेस वहाँ चलाएंगे जाके। तो आप दिल्ली पंजाब चले गए, तो चल वहाँ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा, तो भ्रमण करने की स्वतंत्रता। इसके बाद अब वहां जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि जाते ही बिजनेस स्थापित कर दोगे, बिजनेस स्थापित करने से पहले थोड़े दिन वहां रुकोगे, देखोगे माहौल कैसा है, तो निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। इसके बाद अब अपना बिजनेस लागू करोगे, चलाओगे वहां पर, तो किसी भी व्यवसाय, व्यापार, उद्योग, पेशे अपनाने की स्वतंत्रता। तो कुल मिला के आपको ये 6 स्वतंत्रताएं मिली हैं। सीरियल से इनको याद करने का तरीका मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया। अब आपको ये स्वतंत्रताएं मिली हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता है तो आप किसी को गाली दे दो, आपको सभा करने का अधिकार है तो पार्लियामेंट में जाके सभा कर लो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। आपको संघ बनाने, सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, लेकिन आप आतंकवादी संगठन बना लो, ऐसा तो नहीं कर सकते हो। तो कुल मिला के जो चीजें यहाँ 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं वो हम नीचे समझते हैं। उसके पहले और एक ये फैक्ट है, जो फैक्ट के बारे में पहले ही चर्चा कर चुका हूं, कि आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान में लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद 300 का में लिखा है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये मान के चलिए कि सवाल अगर आता है कि संपत्ति का अधिकार क्या मूल अधिकार है, तो यहां पर आपका प्रश्न होगा नहीं, मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार क्या संवैधानिक अधिकार है, आपका प्रश्न होगा हाँ। क्यों, क्योंकि 300 ए में ये अभी भी संपत्ति का अधिकार है, तो संवैधानिक है। वैधानिक अधिकार है क्या, हाँ भाई वैधानिक अधिकार तो है ही। अगर सरकार आपसे कोई भूमि या कोई चीज लेने आएगी तो वो किसी न किसी कानून के तहत लेगी। तो मूल अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। तो ये चीज ध्यान रखना, यूपीएससी के एग्जाम में बार बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और पीसीएस भी आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ चीजों को। खैर, तो कुल मिला के हमने देखा जो हमारे पास 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, उनमें कुछ ना कुछ निर्बंधन यानी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है। कौन सी रिस्ट्रिक्शन है, कि जैसे वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता तो मिली है, लेकिन अगर बात राज्य की सुरक्षा के लिए, विदेशी राज्यों के साथ संबंध के लिए, लोक व्यवस्था के लिए, शालीनता और नैतिकता के लिए, न्याय की अवमानना के लिए, मानहानि और अपराध उकसाने के आधार पर आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म किया जा सकता है। मान के चलो कि आपकी व्यक्ति की स्वतंत्रता है और आप हिंसा भड़काने पहुंच गए, तो अपराध उकसाने के लिए आप नहीं कर सकते हो, आप किसी को गाली नहीं दे सकते हो क्योंकि उसकी मानहानि का होगा, न्यायालय कोर्ट्स के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये न्यायालय की अवमानना होगी। शालीनता और नैतिकता, मान लो कहीं शोक सभा आयोजित हो रही है और वहां जाके आप हनी सिंह या बादशाह के गाने बजा दो, तो शालीनता और नैतिकता के खिलाफ है। इसी प्रकार जब आपको शांतिपूर्ण और निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता है, लेकिन राज्य की सुरक्षा बाधित ना हो, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर पर कहीं मान के चलो कि आप सभा कर रहे हो, लेकिन आप वो सभा करने लगे, यहाँ से ट्रेन जाती है, रेलवे ट्रैक है और यहाँ बैठ के सभा करने लगे, तो ये लोक व्यवस्था पर खराब असर पड़ रहा है। भारत की संप्रभुता और अखंडता पर मान के चलो आप आतंकवादी सभा करने लगे, तो उसका अधिकार नहीं है। फिर तीसरा क्या था, हमने देखा था कि संघ और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें भी सेम यही है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। अच्छा, ये युक्त निर्बंधन जो लगाए जाते हैं वो अनुच्छेद 1 में तो आपको 6 तरीके की स्वतंत्रताएं मिली हैं, लेकिन फिर उसके बाद अनुच्छेद 2 से आपका स्टार्ट है कि कौन सी स्वतंत्रता पर किस तरीके का प्रतिबंध है। अनुच्छेद 19(3) के तहत आपकी इसमें प्रतिबंध है, अनुच्छेद 19(4) के तहत इसमें प्रतिबंध है, अनुच्छेद 5 के तहत आपका डी और ई पर प्रतिबंध है। ठीक है, डी और ई कौन से थे, भारत में स्वतंत्र आवागमन की स्वतंत्रता और भारत में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, मान के चलो आप बिहार से जा रहे हो पंजाब बिजनेस लगाने, तो आवागमन की स्वतंत्रता है, पंजाब में आपके पास बसने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन आर्टिकल 19(5) के तहत समान जनता के हित में हो, अनुसूचित जाति के हितों के लिए यहाँ पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। मान के चलो कि आप किसी असम के किसी जनजातीय क्षेत्र में पहुंच गए और जनजातियों की अपनी संस्कृति, अपने विधि विधान होते हैं, आप वहां जाके बैठ के बोलने लगे कि नहीं मैं यहाँ बिजनेस करूंगा और यहाँ पर तो मैं पार्टीज और ये सब का आयोजन करूंगा, टूरिस्ट को बुलाऊंगा, तो वो करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से 19(6) के तहत ऐसा कोई व्यवसाय नहीं कर सकते हैं जो समान जनता के हित में न हो।
ठीक है, या व्यवसाय राज्य द्वारा संचालित हो। मान के चलो कि आप बोलो कि मैं तो ऐसा व्यवसाय करने जा रहा हूँ, मैं कल से गांजे का बिजनेस करूंगा और गांजा बेचूंगा, ठीक है, और ये मेरा मूल अधिकार है, तो आप ये नहीं कर सकते हो क्योंकि ये सामान्य जनता के हित में नहीं है। कुछ ऐसे चीज़ जिन्हें सिर्फ सरकार संचालित कर रही है, जैसे कि पेट्रोल या उर्वरक, सरकार चाहती है कि उस पर उसका नियंत्रण हो। आप नहीं बोल सकते हो कि नहीं मैं कल से पेट्रोल की बिक्री मैं करूंगा, ठीक है, उसके लिए कुछ ना कुछ लाइसेंस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 19 में लिखी हैं। तो अब हम चलते हैं अनुच्छेद 20 की तरफ। 20 में क्या बोला गया है कि ये क्या है कि जैसे आपने कोई अपराध किया है तो उस अपराध में आपको सजा भी मिलेगी, तो वो सजा से बचाव आपको करता है। बचाव किस मामले में? पहला बचाव ये है कि अगर कोई अपराध आपने 2025 में किया है, ठीक है, और अभी चल रहा है 2026, अगर कानून के तहत जो काम आपने 2025 में किया था और वो अपराध नहीं है, ठीक है, तो उस अपराध की सजा आपको 2026 में नहीं दी जाएगी। समझ रहे हैं कि कहने का मतलब कोई भी कानून पीछे जाकर लागू नहीं किया जा सकता है। भूत लक्षी मतलब भूत काल में उसको लक्षित नहीं किया जा सकता है। अगर 2025 में आपने कोई क्राइम किया है और अगर किसी कानून के तहत वो किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है तो आपको सजा मिलेगी। लेकिन जो कृत्य आपने 2025 में कर लिया और वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है तो उसके लिए 2026 में कानून बना के आपको सजा नहीं दी जा सकती है। तो ये पहली चीज हो गई। फिर आर्टिकल इसी का सब क्लॉज 2 है। सब क्लॉज 2 बोलता है कि दोहरे दंड का निषेध। कि मान के चलो कि 2025 में जो कोई आपने क्राइम किया था, ठीक है, उस टाइम कानून था भी और कानून बोलता है कि हाँ आपको दंड मिलेगा इस अपराध के लिए, ठीक है, तो आपको 2025 में एक बार दंड मिल चुका है। लेकिन अब पुलिस दोबारा आपके पास ये आके नहीं बोल सकती कि नहीं भाई जो पहले दंड मिला था उसमें मजा नहीं आया, अभी एक बार और हम आपको दंड देना चाहते हैं। तो आर्टिकल 20 आपको दोहरे दंड से बचाता है कि अगर एक बार दंड मिल गया तो मिल गया। आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 बोलता है कि आत्म अभिसंशन के विरुद्ध संरक्षण, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सीधा सा मतलब क्या है कि आपको पुलिस कस्टडी में ले जाके आपको मार मार के ये नहीं बुलवा सकती कि आपने क्राइम किया है, आप अपने विरुद्ध गवाही दो, ठीक है, आपको मौन रहने का वहाँ अधिकार है। तो कुल मिला के 20 में ये 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं कि कोई भी कानून पीछे जाके लागू नहीं होगा, दोहरे दंड का निषेध और खुद के खिलाफ गवाही देने का मामला यहाँ आ जाता है, ठीक है। फिर सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि आपकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। तो कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को उसके प्राण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित न्याय संगत और उचित युक्ति युक्त प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। इसकी भाषा क्या कहती है कि नहीं, आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हम उसका संरक्षण करते हैं। आपकी जो व्यक्तिगत गरिमा है वो आपका संरक्षण होगा, हमेशा होगा। लेकिन अगर आपकी गरिमा का कुछ हनन किया जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कानून बनाकर ही की जा सकती है उस गरिमा का हनन। अब यहाँ पर दो चीजें देखो, ठीक है, कि मान लो एक ऐसा कानून बनाया गया, कानून क्या बनाया गया कि जैसे आप हो और सरकार है, सरकार ने एक कानून बनाया है कि आप रात 12 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते हो, ठीक है, और अगले दिन दोपहर 12 बजे के बाद भी घर से नहीं निकल सकते हो। कहने का मतलब आपकी सरकार ने टाइम फिक्स कर दिया कि आप सिर्फ 2 घंटे के लिए सुबह और 2 घंटे के लिए शाम घर से बाहर निकल सकते हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? सुप्रीम कोर्ट देखेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा? सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि इस कानून के तहत जो नियम बनाया गया है उसमें उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है लागू करने में कि नहीं। मान के चलो सरकार ने नियम बना दिया और आपके पास पुलिस है, पुलिस देख रही है कि हाँ ठीक है ये घर में 8 से 10 इसको निकलने की परमिशन है घर से, तो ये 8 से 10 के बीच में ही निकल रहा है कि नहीं, तो ये प्रक्रिया सही अपनाई जा रही है कि नहीं। तो पहले सुप्रीम कोर्ट क्या था? पहले सुप्रीम कोर्ट बोलता था कि हम केवल उचित प्रक्रिया देखेंगे, ठीक है। फिर लेकिन एक चीज और थोड़ी सी समझो इसमें कि सरकार ने जो ये नियम बना दिया कि आप सिर्फ 10 दिन में 2 घंटे बाहर निकल सकते हो, बाकी टाइम घर में पैक रहना पड़ेगा, तो क्या ये कानून अपने आप में न्याय संगत है कि नहीं है? तो कहने का मतलब होता है कि जब हम प्रक्रिया के साथ कानून को लागू करने की जो प्रक्रिया है उसके साथ साथ हम कानून की मंशा भी देखने लगे, ठीक है, कानून की मंशा भी अगर आपकी देखी जाने लगे कि कानून किस मंशा से बनाया गया है, तो ये दो स्थितियां बनती हैं। ये दो स्थितियां मैं आपको सिर्फ उदाहरण के माध्यम से अभी समझा रहा हूं, इनको ध्यान में रखना है क्योंकि इस पर हम बात करेंगे अभी आगे चल के। तो अभी क्या है, पहली बात तो जो आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, किसी व्यक्ति को उसको प्राण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा ही प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है।
ठीक है, और कुछ नहीं। तो अभी हम आगे इसको देखेंगे, जो हमने कहानी समझी उसको कहानी को मत भूलना। अभी क्या है कि कुल मिला के अभी ये समझिए कि अनुच्छेद 21 के तहत कौन कौन से आपके अधिकार है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, अगर आप चाहते हैं कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मेरी प्राइवेसी है, तो पुट्टा स्वामी केस में 2017 में निजता का अधिकार दिया गया था। आजीविका यानी रोजी रोटी कमाने का अधिकार, स्वस्थ रहने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र न्याय का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता, विदेश यात्रा, आपातकालीन चिकित्सा और गरिमा के साथ मृत्यु का भी अधिकार आपको है। लेकिन इसमें आत्महत्या नहीं है, ये चीज समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो अभी जो प्रारंभिक अनुच्छेद 21 को लेकर जो न्यायपालिका का दृष्टिकोण था, तो AK गोपालन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की बड़ी संकीर्ण व्याख्या की थी। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छीनी गई है तो न्यायालय उस विधि की जांच नहीं करेगा। कहने का मतलब कि अगर आपकी आज़ादी इस कानून के तहत छीनी गई है तो हम सिर्फ उस उचित प्रक्रिया को देखेंगे कि उस उचित प्रक्रिया के तहत पालन किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, हम ये नहीं देखेंगे कानून की मंशा सही है या नहीं। इसके बाद क्या होता है, मेनका गांधी केस होता है। मेनका गांधी को दरअसल विदेश यात्रा जाना होता है और सरकार ने नियम बना रखा था विदेश यात्रा को सरकार इस तरीके से प्रतिबंधित कर सकती है। मेनका गांधी कोर्ट में जाती हैं और कोर्ट में ये जजमेंट आता है कि देखो, विदेश यात्रा जो थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर पढ़ा, विदेश यात्रा भी आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते कि जिससे किसी की व्यक्तिगत और जीवन की स्वतंत्रता बाधित हो। तो अब हम सिर्फ प्रक्रिया को नहीं देखेंगे बल्कि कानून की क्या मंशा है उस मंशा को भी हम देखेंगे। और यही चीज मेनका गांधी के इसमें बोली गई कि अब अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ केवल विधि का अस्तित्व नहीं बल्कि न्याय संगत, उचित और युक्त प्रक्रिया भी है। कहने का मतलब कि अब विधि का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि विधि आपने कुछ भी बना दी है और उसका अनुपालन सही तरीके से हो रहा है, नहीं, अब विधि की मंशा भी देखी जाएगी। तो इसी को बोलते हैं, इस प्रारंभिक जो दृष्टिकोण था उससे हम बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और इस दृष्टिकोण को कहते हैं विधि की यथोचित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो आपकी यूनाइटेड किंगडम से ली गई है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपकी USA से ली गई है। तो अब अनुच्छेद 21 को लेकर न्यायपालिका का दृष्टिकोण थोड़ा सा विस्तृत हो गया है। और अनुच्छेद 21 में ही मेनका गांधी केस के बाद बोला था स्वर्णिम त्रिभुज क्या है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21, ये आपके मूल अधिकार के स्वर्णिम त्रिभुज माने जाते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। सीधा सा क्या है कि अनुच्छेद 22 में दो भाग हैं। ठीक है, दो भाग हैं और दो भाग आपके गिरफ्तारी और निरोध यानी डिटेंशन से संबंधित हैं। तो आपको जैसे गिरफ्तार किया जा रहा है तो 22(1), 22(2) और 22(3) में इसके लिए प्रावधान है। और अगर आपको निरोध किया जा रहा है, डिटेंशन किया जा रहा है, तो इसके प्रावधान आगे के सब क्लॉज में है। अब निरोध क्या है, ठीक है, निरोध का सीधा सा मतलब ये देखो, गिरफ्तार में आपका क्राइम अप्रूव हो गया है, मतलब क्राइम साबित हो गया है कि आपने ये क्राइम किया है। लेकिन निरोध में क्या है, सरकार को मंशा है कि आप ये क्राइम कर सकते हो। ठीक है, सरकार को उम्मीद है कि आप ये क्राइम कर सकते हो तो आपको डिटेन कर लिया जाता है। डिटेंशन यानी आपका निरोध कर लिया जाता है, इसी को ही कहते हैं डिटेंशन या निरोध बोलते हैं। ठीक है, तो खैर, तो अनुच्छेद 22 के क्या उद्देश्य है वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अनुच्छेद 22 का जब वर्गीकरण आते हैं तो 1 से 2 में है कि समान गिरफ्तारी के लिए क्या प्रावधान होंगे। तो समान गिरफ्तारी के लिए आपको यही है कि जब आपकी गिरफ्तारी की जा रही है तो आपके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाए, आपको अपने मनपसंद के वकील करने का अधिकार हो। ठीक है, लेकिन जब 22-23 जब निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आपको बंदी बनाया जाता है तब ये समान अधिकार आपको नहीं मिलते हैं, जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा था। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 22 में है। तो अनुच्छेद 23 में क्या है, अनुच्छेद 23 मतलब अब जो बात हम करेंगे वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। वापस से हम उस टेबल पर चलते हैं। ठीक है, अभी तक हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, 2 आर्टिकल इसमें हमें देखने हैं। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध क्या है कि देखो, मान के चलो कि जब भारत को आज़ादी मिली थी ना तो उस टाइम पर बेगारी, बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी, बाल श्रम बहुत ज़्यादा होता था। यानी बच्चों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, महिलाओं का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो इस शोषण से बचाने के लिए आर्टिकल 23 और 24 जोड़े गए हैं। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, 23 बोलता है कि मानव तस्करी का मतलब मानव को खरीदना बेचना, जैसे कि आप सुनते होंगे नेपाल से इंसान को खरीद के लाई जाती हैं फीमेल्स, और फिर तो वो मानव तस्करी का निषेध है। बेगार मतलब बिना मजदूरी के जबरन काम कराने का निषेध है। बलात्श्रम मतलब जबरदस्ती आप काम नहीं करना चाहते हो फिर भी, जैसे कि अभी आपने एक एग्जांपल देखा होगा यूपी में कि एक फैक्ट्री में 12 मजदूरों को 1 साल तक जबरदस्ती उनसे काम कराया गया। बंधुआ मजदूरी, तो ये आपका यूपी वाला जो एग्जाम्पल लिखा उससे मिलता जुलता है।
ठीक है, तो ये सब कराना अनुच्छेद 23(1) के तहत नहीं करा सकते। लेकिन 23(2) में ही इसी का एक अपवाद है। अपवाद क्या कहता है कि राज्य अगर चाहे तो लोक हित में कुछ सेवाएं ले सकता है, जैसे कि अनिवार्य सैनिक सेवा। ठीक है, कि मान के चलो कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए और सैनिकों की कमी पड़ रही है, तो फिर आपको बोल सकता है नहीं भाई चलो अब आप सैनिक सेवा दो। राष्ट्रीय सेवा ले सकता है, सामाजिक सेवा ले सकता है, और लोक हित में जो भी वैधानिक सेवाएं हैं वो ले सकता है राज्य आपसे। ठीक है, फिर बात आती है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 बोलता है कि बाल श्रम का निषेध है, कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखानों, खानों यानी माइंस और जोखिम पूर्ण नियोजन में नियोजित नहीं किया जाएगा। तो लैंग्वेज को बड़े ध्यान से आप समझिए कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों में, माइंस में, और कोई भी खतरनाक जहाँ काम हो रहा है वहां नहीं नियोजित किया जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन 3 जगह, कारखानों में, फैक्ट्रीज में, माइनिंग में, और मान लो पटाखे वटाखे की जहाँ फैक्ट्री है, तो इन जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि 14 वर्ष से कम बच्चे को और कहीं नियोजित किया जा सकता है। तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि आर्टिकल 24 के तहत 14 साल के बच्चे को, 14 से कम बच्चे को कहीं पर भी रोजगार में नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो वो स्टेटमेंट आपका गलत होगा। केवल इन 3 जगह ही उसका नियोजन यानी उसको काम में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ विशेषताएं हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लागू है। पहली बात तो 24 जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर है। 23 सभी पर लागू है। जोखिमपूर्ण व्यवसायों पर नहीं लागू होगा। इससे क्या होगा, जब ये सारी चीजें नहीं होंगी, स्वास्थ्य शिक्षा का विकास होगा। खैर ठीक है, और ये राज्य और निजी नियोक्ता दोनों पर लागू है। ऐसा नहीं है कि निजी नियोक्ता पटाखे की फैक्ट्री में लगा देंगे, नहीं। इसीलिए आप लिखा होता है जब आप कहीं पर जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है 14 वर्ष से कम बच्चों का नियोजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, खैर तो 23 और 24 में क्या अंतर है कि 23-24 मानव तस्करी की बात करता है, 24 आपका बाल श्रम की बात करता है। 23 सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, 24 केवल 14 से कम आयु के वर्ष के बच्चों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य मानव शोषण रोकना, इसका उद्देश्य बालकों का संरक्षण करना। इसके लिए कुछ अधिनियम है, जैसे बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम है, और इसके लिए बाल किशोर श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम है। तो आर्टिकल 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलेंगे आर्टिकल 25 से 28 जिसमें कि धार्मिक स्वतंत्रता आपको दी है। तो आपको धर्म के मामले में क्या क्या स्वतंत्रता मिलती है तो वो हम देखेंगे। तो आपको जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 के तहत मिली हुई है। कौन सी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं? 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता। धर्म को हम इनको डिटेल में समझेंगे। अभी हो सकता है कि आपको ये शब्द ना समझ में आ रहा हो कि अंतःकरण क्या होता है। आचरण करने और प्रचार करने, तो ये धर्म से संबंधित है। 26 धार्मिक संप्रदायों को, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन करने की। 27 टैक्स से संबंधित, और 28 शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और इन सब से संबंधित प्रावधान है। खैर हम एक एक करके देखते हैं। आपको अभी क्या याद रखने की जरूरत है? आपको ये याद रखने की जरूरत है कि धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलते हैं आगे। तो धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत सबसे पहला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 25। 25 क्या कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, कि आप किसी धर्म को अपनाते हो, ये आपका अंतःकरण, कि आप किसी को अपना रहे हो उसके लिए आप स्वतंत्र हो। आप हिंदू हो, आप मुस्लिम धर्म अपना लो, आप मुस्लिम हो, आप हिंदू धर्म अपना लो। किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, यानी उसकी विधि विधान को आप मान रहे हो, उसका आचरण कर रहे हो। मान लो आप मुस्लिम हो, मुस्लिम से आप हिंदू बन जाते हो, और हिंदू बनने के बाद आप मंगलवार को व्रत रखते हो और हनुमान चालीसा पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान से वो एक औरत आई थी, उस नाम नहीं याद आ रहा उसका, सचिन की वाइफ, सचिन की जो करंट टाइम की वाइफ, वो मुस्लिम थी बट वो हिंदू हो गई है। हिंदू विधि विधान के अनुसार वो अपने धर्म का आचरण कर रही है, मान रही है, तो उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, और ये अनुच्छेद आपके सारे विदेशियों के लिए भी हैं और भारतीयों के लिए भी हैं। तो जहाँ जहाँ भारतीयों के लिए अनुच्छेद है वो मैंने खुद ही लिख दिया है। ठीक है, और एग्जाम्पल भी मैंने रियल एग्जाम्पल बता ही दिया है। वो सचिन की वाइफ का नाम जो भी है मुझे नहीं पता। खैर, धर्म के प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रचार करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का धर्मांतरण करोगे। आप ये नहीं बोल सकते आप हिंदू धर्म हो, आप हिंदू धर्म का प्रचार करो, ईसाई धर्म अपनाते हो तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप खूब बाइबल बेचो, लेकिन आप किसी को लालच हो ये नहीं बोल सकते हो कि तुम कल को आके ईसाई बन जाओ। ठीक है, तो ये सारे काम आपको करने का अधिकार है, लेकिन इन काम करने में कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। कि देखो, आप धर्म को अपना रहे हो, आप नमाज पढ़ रहे हो या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप बीच रोड में बैठ के
जहाँ से बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुजर रहा है वहाँ बैठ के नमाज़ पढ़ोगे, उससे क्या होगा कि लोक व्यवस्था बाधित होगी। मोरालिटी, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप मान के चलो कि किसी किसी धर्म में मान के कम कपड़े पहनना अलाउ है, ठीक है। लेकिन अगर वो कम कपड़े पहन के ऐसे धर्म स्थलों में आप चले गए कि जहाँ पर सारी महिलाएं हैं, तो वहाँ सदाचार के खिलाफ है ना चीज़ें, ये मतलब सही नहीं दिखता है। मतलब ऐसा कोई धार्मिक आचरण नहीं होना चाहिए जिससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े। कि आप बोलें कि मान के चलिए कि जैसे शिवरात्रि के दिन लोग वो पीते हैं भांग, है ना। अब ठीक है, वो भोले जी का प्रसाद है, धार्मिक मान्यताएं जुड़ी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन ओवरडोज पी लेना वो तो स्वास्थ्य के खिलाफ है ना। और जबरदस्ती किसी को पिलाना कि भोले जी का प्रसाद है ये भांग पियो, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ी मात्रा में आप कर रहे हैं, वो धार्मिक आस्था है, लेकिन एक हद से ज़्यादा तो वो स्वास्थ्य पर प्रभाव है, अन्य मूल अधिकारों पर। तो कुल मिला के ये रिस्ट्रिक्शन लगी हैं अनुच्छेद 25 का जब आचरण करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बोली है यहाँ पर कि सिखों द्वारा जो कृपाण धारण करना जाता है, कृपाण लेके चलते हैं, वो उनके धार्मिक अंग है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं उससे। अब चलते हैं अनुच्छेद 26। 26 क्या बोलता है? 26 बोलता है कि धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। मान के चलो कि आप हिंदू हो और आप 10 लोगों को मिलकर एक मंदिर बना रहे हो, ठीक है। मंदिर बना लिया, तो अब मंदिर में जो एक्टिविटीज होंगी रही उनको आप प्रबंधन कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि आप अपने संस्थाओं की स्थापना करो, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करो कि कितने पुजारी वहाँ रहेंगे, पुजारी का पूजा का समय क्या होगा, और किस टाइम से किस टाइम तक वो मंदिर खुलेगा। वहाँ जो प्रॉपर्टीज हैं, संपत्ति है, मंदिर के अंदर कोई दुकान है या कुछ है, तो उसका प्रबंधन करने का अधिकार है। विधि के अनुसार संपत्ति का प्रबंधन करने, प्रशासन करने का अधिकार है। तो ये आर्टिकल 26 के तहत आपको अधिकार मिले हैं। लेकिन इस पर भी प्रतिबंध है कि ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि मान के चलो एक मंदिर है, मंदिर के किनारे से रोड गुजर रहा है और मंदिर का प्रशासन या जो धार्मिक संप्रदाय है वो आके बोलते हैं कि नहीं ये तो मंदिर की जो लाइन है, अंदर घुसने की पूजा भक्तों की जो लाइन है वो रोड के बीचों बीच लगेगी, रोड के किनारे से नहीं लगेगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि ट्रैफिक बाधित हो जाएगा, है ना, सदाचार के खिलाफ ना हो। और जो सेम चीज़ हम ऊपर पढ़ चुके हैं वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। आर्टिकल 27 क्या बोलता है? आर्टिकल 27 बोलता है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर से मुक्ति। मतलब राज्य ये नहीं बोल सकता है कि किसी विशेष धर्म का प्रचार करना है, मुझे हिंदू को बढ़ावा देना है, तो मैं मुस्लिम और ईसाई सिख से मैं टैक्स लगाऊंगा जिससे कि मुस्लिम हिंदू धर्म को बढ़ावा मिल सके। या इसका उल्टा कर सकते हैं कि मुझे इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना है, इसके लिए मैं हिंदुओं पर टैक्स लगाऊंगा। राज्य ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, टैक्स नहीं लगा सकता, फीस ले सकता है। फीस का मतलब क्या है कि मान के चलो कि आप राम मंदिर अयोध्या में जो नया बना है, अब उसमें आपको एंट्री करनी है, तो अब वहां पर 5 रुपए 10 रुपए की फीस आपसे एंट्री फीस ली जा सकती है। तो यहाँ सवाल आपका बनेगा कि आर्टिकल 27 के तहत राज्य किसी भी प्रकार की फीस टैक्स नहीं ले सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। देखो, टैक्स नहीं लेगा लेकिन फीस ले सकता है। फिर 28, शैक्षणिक संस्थानों की में धार्मिक शिक्षा। मान के चलो कि आपको धार्मिक शिक्षा, शैक्षणिक संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो देखो, इसमें एक चीज सुनो कि ऐसे जो संस्थान जो जिनमें पैसा पूरी तरीके से राज्य से जा रहा है वहां तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। मान के चलो कि कोई आपने संस्थान खोला है और संस्थान गवर्नमेंट फंडेड है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा संचालित किंतु धार्मिक न्याय के तहत संस्थान की स्थापना की गई है, तो यहाँ दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है। मान के चलो कि कोई ट्रस्ट है, मान लो कि ट्रस्ट है और ये ट्रस्ट संचालित तो राज्य द्वारा है, लेकिन इस ट्रस्ट के अंतर्गत मान के चलो कि किसी मदरसा की स्थापना कर दी गई, तो यहाँ इस्लाम से संबंधित शिक्षा दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है, ठीक है। तीसरा क्या है कि राज्य से सहायता अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में किसी भी विद्यार्थी को उनके या उनके अभिभावक की सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। मान के चलो जो ऐसे संस्थान जो राज्य से सहायता प्राप्त हैं या मान्यता प्राप्त है, तो वहां पर आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिला के सिर्फ ट्रस्ट के तहत जो स्थापित संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थान, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। तो अभी तक हम जो जहाँ थे, हम 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता देख रहे थे, तो उसमें हम समता का अधिकार देख चुके हैं, स्वतंत्रता का अधिकार देख चुके हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार देख चुके हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देख चुके हैं। अब हम देखेंगे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो अब क्या है कि भारत एक बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्रदान किए गए। इनका उद्देश्य है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति,
शैक्षणिक आधारों की रक्षा करना और विविधता में एकता को सुदृढ़ करना है। तो अनुच्छेद 30 और 29 और 30 बोलते हैं कि कोई भी समुदाय है वो अपनी संस्कृति और शैक्षणिक अधिकारों का संरक्षण कर सकता है। किस तरीके से कर सकता है? तो अनुच्छेद 29 में आते हैं। देखो, अनुच्छेद 29 बोलता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कैसे होगा कि नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें व्याख्या की थी कि अधिकार केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है। कहने का मतलब कि एक गोंड जनजाति है, आप पढ़ते होंगे, गोंड जनजाति की भाषा है गोंड, ये अल्पसंख्यक है, तो इनको गोंड लैंग्वेज संरक्षित करने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन आपके 80% हिंदू हैं और मान के चलो इनमें से 80% हिंदुओं में से 50% या 55% हिंदू हिंदी बोल रहे हैं। ठीक है, 55% हिंदी बोल रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि इन 55% को हिंदी को संरक्षित करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ गोंड जनजाति अपनी अल्पसंख्यक ही अपनी भाषा को संरक्षित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुसंख्यक भी। और इसीलिए आपको 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है कि ताकि हिंदी का संरक्षण हो सके। तो कहने का मतलब यहाँ भले ही लिखा हो कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, लेकिन अल्पसंख्यक में यहाँ बहुसंख्यक भी शामिल है। ठीक है, फिर इसी का दूसरा सब क्लॉज बोलता है कि राज्य द्वारा संचालित अथवा राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या भाषा के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, जो जो आर्टिकल्स केवल भारतीयों को प्राप्त है तो वो उनके नीचे लिखा भी है, यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो खैर, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 30 की तरफ। आर्टिकल 30 बोलता है, क्या बोलता है कि आर्टिकल 30 का कहना है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था 28 में कि जो भी 26 में हमने क्या पढ़ा था कि जो धार्मिक संप्रदाय हैं, धार्मिक संप्रदाय अपने धार्मिक संगठनों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है, शिक्षण संस्थानों के प्रशासन और प्रबंधन करने का अधिकार है। अब इसमें क्या है कि राज्य शिक्षा की गुणवत्ता और योग्यता प्रशासन के लिए युक्त विनियमन कर सकता है। कहने का मतलब कि मान के चलो कि ईसाई धर्म की मिशनरी स्कूल्स की स्थापना हुई। अब स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है वो गुणवत्ता के बिल्कुल अगेंस्ट है, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वहां पर। तो क्या है, राज्य शिक्षा की गुणवत्ता, शैक्षणिक योग्यता और ये सारी चीजें चेक कर सकता है, हालांकि आपको ये सब प्रशासन करने का अधिकार है। 30A में एक चीज लिखी है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण पर उचित प्रतिकार दिया जाएगा। कहने का मतलब है जैसे कि इस ईसाई समुदाय ने अपना मिशनरी स्कूल खोला है और सरकार को लगा कि नहीं, ये संपत्ति हमें चाहिए क्योंकि ये जरूरी है राज्य के विकास के लिए। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था कि ऐसे संस्थानों को जब आप अधिग्रहण करेंगे तो उसके लिए उचित कंपनसेशन देना जरूरी है। ठीक है, आप ऐसे ही नहीं ले लेंगे उनसे। ठीक है, खैर फिर 30 के 2 में क्या बोला है कि राज्य सहायता प्रदान करते समय केवल अल्पसंख्यक संस्था होने के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब राज्य कोई भी सहायता दे रहा है तो इस तरीके कोई भेदभाव नहीं करेगा। फिर अनुच्छेद 31 को जैसे मैंने बताया कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया था। इसमें संपत्ति का अधिकार था, अब ये संपत्ति का अधिकार यहाँ से हटाया जा चुका है। तो अब सीधे हम 32 पर आते हैं। 32 क्या बोलते हैं? 32 बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहाँ पर एक बात आती है कि चलो ठीक है, आपको मूल अधिकार मिले हैं, ठीक है, लेकिन मूल अधिकार जो आपको मिले हैं उन मूल अधिकारों का अनुपालन राज्य करने में असमर्थ है या राज्य नहीं अनुपालन करना चाह रहा है। तो आर्टिकल 32 कहता है कि ठीक है, तो आर्टिकल 32 के पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि भारतीय संविधान केवल नागरिकों को मूल अधिकार ही प्रदान नहीं करता बल्कि उसके संरक्षण और परिवर्तन की भी व्यवस्था करता है। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को उल्लंघन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। यह अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदान किया गया है और इसी प्रावधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो ऐसा इसमें क्या है कि इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो दरअसल इसके अंदर कुछ रिट्स शामिल हैं और उन रिट्स का उपयोग करके आप अपने मूल अधिकारों को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो कौन सी रिट्स हैं? वो रिट्स 5 तरीके की हैं। अब इनका क्या अर्थ है? तो भाई मैं कोशिश करूंगा बहुत सरल भाषा में समझाऊं, यहां से सवाल आपका जरूर बनेगा। तो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण। मान के चलो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से
कस्टडी में ले लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, ठीक है, और कोई कारण भी नहीं बताया गया है, तो कोई भी व्यक्ति, वह स्वयं या उसका कोई दोस्त या उसके परिवार का, सीधे कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में बोल सकता है कि मेरे भाई मेरे दोस्त को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको तुरंत रिहा करने का आदेश देगा, और उसके लिए जो रिट जारी करेगा वो आएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि मतलब शरीर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। सीधा सा मतलब ये है कि इसको आपने क्यों बंदी बनाया हुआ है, इसको हमारे सामने लाओ और हमें बताओ कि क्या रीज़न है। तो इसका सीधा सा मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश, परमादेश का सीधा सा मतलब होता है हम आदेश देते हैं। सीधा सा क्या, कि जब कोई पब्लिक अथॉरिटी, मान के चलो कि आपका विद्युत निगम है या आपका विद्युत विभाग है और इसका काम है बिजली देना, ठीक है, और इसके ऊपर कानूनी रूप से इसके ऊपर निर्धारित है कि ये बिजली देगा ही देगा और ये बिजली नहीं दे रहा है, तब आप चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट फिर इस डिपार्टमेंट को बोलेगा कि हम तुम्हें परमादेश देते हैं, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि ये तुम काम करो, बिजली दो उस बंदे को। सीधा से ये है कि कोई सरकारी संस्था जब अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं करती है, तब न्यायालय उसे अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आदेश देता है। तीसरी प्रकार की रिट क्या उनसे होती है, वो होती है प्रतिषेध। प्रतिषेध का सीधा सा मतलब है रोकना। अब क्या होता है कि जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रहा हो, तब उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय उसे रोकता है। तो जैसे ये हाथ दिखा रहा है ना, हाथ से ऐसे करते हो ना, रुक जाओ। अब मान के चलो कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ऐसा मामला नहीं आ रहा है जो वो देख रहा है। मान के चलो मामला है राज्य स्तर का, राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है, तो मामला जब राज्य सरकार के से जुड़ा है तो वो मामला हाई कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलता है नहीं, इस मामले को तो हम देखेंगे। तब ये रिट जारी की जाती है कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तुम रुको, ये काम मत करो, ये काम हमारा है, हम देखेंगे अपने अनुसार। तो हाथ दिखा देता है, तो इसको बोलते हैं प्रतिषेध। उत्प्रेषण क्या है, उत्प्रेषण का अर्थ है रिकॉर्ड मंगवा के आदेश निरस्त करना। मान के चलो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अभी तक आदेश नहीं दिया, तो सिर्फ मामला देख रहा था, तो जब तक मामला देख रहा था तो मामले को रोकने के लिए प्रतिषेध रिट लाई, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिषेध रिट पेश किया कि तुम ये काम मत करो। अब मान के चलो यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई आदेश दे दे, कोई इसने आदेश दे दिया जो इसके क्षेत्राधिकार में नहीं था, तब इस आदेश को पलटने के लिए क्या किया जाएगा, तब उत्प्रेषण, जिसको सरसरी बोलते हैं, ये रिट जारी की जाएगी और रिकॉर्ड को मंगाया जाएगा अपने पास और उस आदेश को निरस्त किया कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधि के विरुद्ध निर्णय देता है, तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय उस आदेश को निरस्त कर देता है। तो इसको अब याद करने की ट्रिक क्या है, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध जब कार्यवाही चल रही हो तब रोका जाता है, सरसरी यानी उत्प्रेषण जब कार्यवाही पूरी हो चुकी हो तब आदेश निरस्त किया जाता है। तो देखो दरअसल क्या है ना, पॉलिटी लक्ष्मीकांत के उसमें बुक में बहुत टफ उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, और घटना चक्र में सिर्फ चीज़ें सीधे सीधे लिखी हुई हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है, हम इनको सिर्फ रटने लगते हैं। हमें रटना नहीं है, हमें उस शब्दों को पकड़ना है, शब्दों से उसका अर्थ निकालना है। फिर क्या है कि अधिकार प्रश्या क्या है, को वारंटो क्या है। तो को वारंटो का मतलब है किस अधिकार से। मान के चलो कि आप एसडीएम ऑफिस पहुंच जाते हो या डीएम ऑफिस पहुंच जाते हो और आप वहां जाके बैठ जाते हो, आप बोलते हो कि आज से मैं डीएम हूँ, तब ये रिट जारी की जाती है। तब न्यायालय आपसे पूछेगा कि आप किस अधिकार से उस पद पर कार्य कर रहे हो। आपकी तो नियुक्ति ही नहीं हुई है, आपने तो पीसीएस का एग्जाम ही नहीं क्रैक किया है, आप तो बस अभी भी 30-30 पेज वाले नोट्स पढ़ रहे हो। तो आपने जब एग्जाम नहीं क्रैक किया है तो आप कैसे उस पद पर बैठ गए। तब ये रिट जारी की जाती थी। ये कुल मिला के 5 रिट थी जिनको हमने सरल भाषा में समझने की कोशिश की है। होपफुली अब कभी आप इनके बारे में नहीं भूलेंगे। बस 3 आर्टिकल और रह गए हैं इसमें डिस्कशन के लिए, इनको हम थोड़ा सा जल्दी खत्म करते हैं और हमारा फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अनुच्छेद 33 क्या बोलता है, अनुच्छेद 33 बोलता है सशस्त्र बलों आदि के मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। मान के चलो कि कोई आईबी का ऑफिसर है, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर रहा है, खुफिया विभाग में काम कर रहा है, और खुफिया विभाग में काम कर रहा है और काम करते करते उसको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। अब उसको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है और वो बोलता है कि मेरे पास तो आर्टिकल 19 के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता है, और वो जाके चिल्ला चिल्ला के सबको बताने लगता है कि भाई पाकिस्तान सीमा से बहुत सारे आतंकवादी घुस आए हैं। ये चीज़ सरकार को पता होगी, लेकिन सरकार जनता को नहीं बताना चाह रही है, कि जिससे कि जनता पैनिक ना करे, जनता ना डरे, और वो अपने स्तर पर कार्रवाई करने चाह रही होगी। लेकिन आईबी के ऑफिसर ने बोला कि मैं तो बता दूंगा सबको, मैं सोशल मीडिया में पोस्ट कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस लगा देता हूँ।
तो ऐसे में सरकार क्या करती है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों में या कुछ अन्य सेवाओं में अनुशासन, डिसिप्लिन, ड्यूटी और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए इन अधिकारों पर आवश्यक सीमाएं लगाई जाती हैं। तो क्या सीमाएं? जैसे मान के चलो कि उसके कुछ मूल अधिकार प्रतिबंधित किए जाते हैं, कि जैसे कि आपके पास व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, वो बोलेगा फिर कि मुझे गरिमा युक्त जीवन चाहिए। अब मान के चलो कि कोई खुफिया विभाग का अधिकारी है और उसको बोला गया है कि जाके जम्मू कश्मीर के किसी मतलब रिमोट एरिया में जाके अपनी ड्यूटी करो। अब वहाँ पर उसको इंटरनेट नहीं मिल रहा है, और इंटरनेट के बारे में लिखा है कि आर्टिकल 21 के तहत इंटरनेट का अधिकार मूल अधिकार है। तो बोलता है इंटरनेट नहीं मिल रहा है, इंटरनेट का अधिकार मेरा मूल अधिकार है, मुझे दो अधिकार। तब सरकार बोले कि भाई तुम सशस्त्र बल के रूप में काम कर रहे हो और तुम्हारी कुछ मूल अधिकार को हम प्रतिबंधित कर रहे हैं, और अब तुम किसी भी कोड में नहीं जा सकते हो। कहने का मतलब 33 का मतलब सशस्त्र बल से संबंधित है। चीज़ें हमने आसान भाषा में समझी। फिर क्या है कि आर्टिकल 34 क्या बोलता है? आर्टिकल 34 बोलता है मार्शल लॉ। कहीं पर मार्शल लॉ लागू होगा तो आपके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाएगा। अब मार्शल लॉ क्या है कि जैसे मान के चलो कि कभी ज़रूरत पड़ जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि सेना का शासन लगाना पड़े। मान के चलो राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है और चीन पाकिस्तान की तरफ से युद्ध चालू हो गया है और करंट गवर्नमेंट पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही, तो अब ऐसे में क्या होगा कि सेना पूरे शासन को अपने हाथ में ले लेगी और उससे बोलेंगे मार्शल लॉ। और जब मार्शल लॉ लागू होगा तब उस स्थिति में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लग सकता है। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो वहां संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों पर प्रतिबंधों को वैध बना सकती है। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा है और यहाँ सरकार काम नहीं कर पा रही है, संसद दिल्ली है, दिल्ली यहाँ पर है और यहाँ पर संसद है, तो संसद क्या बोलेगी कि चलो तुम यहाँ पर मार्शल लॉ लगा लो, जितने सैनिक है यहाँ पर इस अरुणाचल प्रदेश के एरिया में सैनिकों का शासन चलेगा। तब ऐसे में अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली जो जनता होगी वो जनता बोलेगी कि मेरे तो ये मूल अधिकार है, मेरे मूल अधिकारों को कम किया जा रहा है। तब संसद ऐसी विधि बना देगी कि यहाँ वहाँ मार्शल लॉ लगा है, इस वजह से आपके मूल अधिकार कुछ समय के लिए टेम्परेरी बेसिस के लिए सीमित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब मार्शल लॉ को लेकर आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि देखो मार्शल लॉ का उल्लेख सीधे सीधे आर्टिकल 34 में किया गया है। प्रश्न जहाँ से बनते हैं वो चीज़ें मैं अलग बॉक्स में लिखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि प्रश्न यहाँ से बनेंगे। संविधान में मार्शल लॉ की परिभाषा नहीं दी गई है कि मार्शल लॉ आखिर क्या होता है। जैसे आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता की परिभाषा नहीं दी गई है, इसी तरीके से आर्टिकल 34 के तहत मार्शल लॉ की परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, मार्शल लॉ और राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जब हम आपातकाल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो मूल अधिकार का अंतिम अनुच्छेद, अनुच्छेद 35 क्या बोलता है कि संसद की विधि बनाने की शक्ति। तो कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिनका प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पूरे देश में एक समान कानून बना के द्वारा ही संभव है, इसलिए संविधान इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्रदान करता है। मान के चलो कि मूल अधिकार है, मूल अधिकार में उत्तर प्रदेश सरकार को लगा कि मैं अपने हिसाब से कानून बनाता हूँ, बिहार सरकार बोलेगी कि मैं अपने हिसाब से कानून बनाता हूँ, चूंकि पूरे भारत में तो भारतीय रह रहे हैं। अब सब भारतीयों के अगर मूल अधिकार अलग अलग मात्रा में होंगे तो फिर दिक्कत आएगी, है ना। तो दिक्कत कैसी आएगी? मान के चलो कि जैसे कि अभी क्या होता है कि राजस्थान में पेट्रोल 120 रुपए का है लेकिन हरियाणा में पेट्रोल 110 का है, तो फिर राजस्थान के सारे लोग हरियाणा पेट्रोल भरवाने चले जाते हैं। फिर ऐसे ही मूल अधिकारों में जब कम ज़्यादा होगा तो बिहार के लोग उत्तर प्रदेश आ जाएंगे या उत्तर प्रदेश के लोग बिहार चले जाएंगे। तो इस चुनौती से निपटने के लिए संविधान में लिखा है कि मूल अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन की शक्ति के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। संसद बनाएगी, पूरे देश में लागू होगा, पूरे देश में लागू होगा तो एक रूपता बनी रहेगी। तो भाग 3 में कुछ उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केवल संसद ही कानून बना सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मूल अधिकार के सभी भागों या सभी संबंधित विषयों पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही नियम बनाएगी, लेकिन बात अगर एक रूपता की है तो वहां पर नियम संसद ही बनाएगी। ठीक है, और ऐसे एक रूपता वाले विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता है। तो ये हमारा मूल अधिकार यहाँ पर आगे फिनिश होता है। और आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि पढ़ने के लिए चीज़ें बहुत थी, कंटेंट बहुत था, इस वजह से इस क्लास को थोड़ा लंबा करना पड़ा। तो हमने ये सारा संवैधानिक उपचार के साथ 33, 34 और 35 ये सारे अनुच्छेद हमने पढ़ लिए। और भाग तीन जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक की बात हुई थी वो सारा कवर हो गया है। देखो भाग 2 में है नागरिकता, और नागरिकता में अनुच्छेद 5 से 11 तक के प्रावधान है। इस
भाग 2 को मैंने नहीं डिस्कस नहीं किया है। क्यों? इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न क्या है, एक तो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं। दूसरा रीज़न है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ डेट्स हैं, मतलब तारीखें हैं, उनको आपको याद करना है। तो वो चीज़ आप खुद PDF से कर सकते हैं। जो मैंने PDF शेयर की है उसमें भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 2 पेज में कंटेंट दिया गया है। 20 मिनट लगेगा पढ़ने में, आराम से उसको पढ़ लीजिएगा। भाग 3 मैंने डिटेल में करवा दिया है, इसकी PDF मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भाग 4 और भाग 4 का ये दोनों समझेंगे। इसके बाद भाग 5 पर चलेंगे जो कि संघ से संबंधित है। इसमें समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 दिन इसमें लग जाएंगे। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अगले 8 से 10 दिन में आपका सिलेबस ख़त्म करवा दूंगा, तो पॉलिटी का आपका 8 से 10 दिन में पूरा सिलेबस बहुत आसान भाषा के साथ ख़त्म कराऊंगा। और जहाँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, जहाँ चीज़ें ट्रिकी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स तो ज़रूर करें, ठीक है? क्योंकि आप अगर कमेंट्स और लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा मेहनत करने का, मैं भी आगे काम करूँगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो मिलते हैं।